आज फिर हम बात करेंगे पैराडाइज लोस्ट की। और आज इसकी लास्ट क्लास हो सकती है। फोर्थ नंबर के मतलब क्वेश्चंस है इसके, मतलब फोर्थ क्लास है क्वेश्चंस की। मैंने पैराडाइज लोस्ट पे अब तक तीन क्लासेस तो इसके जो क्वेश्चंस है फर्स्ट बुक पे सेकंड पे कुछ अलग से है, मिक्स क्वेश्चन है, उनकी क्लास बनाई है और ये फोर्थ नंबर की क्लास है पैराडाइज लोस्ट। मैंने एक बात शुरू से ही बताता हुआ आ रहा हूँ आपको कि मिल्टन की हम कितनी भी चीजें पढ़ ले, पैराडाइज लोस्ट एक तरफ और बाकी सारे वर्क एक तरफ होते हैं। इसमें मतलब क्वेश्चंस भी ज्यादा है, 300 के आसपास मैंने क्वेश्चन बनाए हैं इस पे पैराडाइज लोस्ट पे। और मैंने इससे जो प्रीवियस वीडियो बनाई थी इसकी, उसमें नाइन्थ बुक के क्वेश्चन करा दिए थे। मतलब ये 12 बुक्स में लिखा हुआ इपिक है, ब्लैंक कोर्स में लिखा था मिल्टन ने। और स्टार्टिंग जब करी थी तो एक 26 लाइन की इसकी शुरुआत की जो पोयम थी, मतलब एक पोयम मैंने वो पढ़ाई भी थी अलग से, जिसमें मिल्टन एक प्रोलोग की तरह है, पैराडाइज लोस्ट का प्रोलोग है, जिसमें बताता है कि वो किस तरीके का क्या थीम लेके चल रहा है, क्या सब्जेक्ट मैटर है उसका, और किस तरीके के किन बातों को लेकर के इस पोयम को बना रहा है। और यूरेनिया जो पोइट्री की देवी है, जिसे एस्ट्रोनॉमी की भी देवी कहा जाता है, गॉडेस ऑफ एस्ट्रोनॉमी, तो उसकी आह्वान करता है उसे, उसकी प्रेयर कर रहा है और उससे कहता है कि हे यूरेनिया, तुम मुझे सपोर्ट करो, मैं एक बहुत ही एडवेंचर सॉन्ग लिखने जा रहा हूँ जो हेलिकन माउंटेन से भी ऊपर जाएगा। और किस तरीके से पैराडाइज लॉस्ट होगा, और पैराडाइज लॉस्ट होने के बाद में ह्यूमन बीइंग जो है जो पैराडाइज में होंगे, पैराडाइज लॉस्ट हो जाएगा, फिर दोबारा से उसे रिगेन कर दिया जाएगा, प्राप्ति होगी उसकी बाय द हेल्प ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो वो होगा पैराडाइज रिगेन्ड में जाकर के। तो ये पैराडाइज लॉस्ट का जो आज का लेक्चर है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका मतलब अब तक मैं नाइन्थ बुक के क्वेश्चन करा चुका हूं, अभी 3 बुक और बाकी है। फिर कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन पैराडाइज लॉस्ट के हो जाएंगे जो बुक में ना होकर के अलग से हैं। तो फिलहाल हम बात कर लेते हैं पैराडाइज लॉस्ट के नेक्स्ट सेशन की, और बुक 10th हमारी स्टार्ट हो जाती है। 9th तक के क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। जो इसकी बुक 9th है उसकी दो बात तो बुक के ऊपर ही डिपेंड है, मतलब दो क्वेश्चन तो बुक से रिलेटेड ही आ जाते हैं। नंबर एक क्वेश्चन तो ये होता है कि आपसे पूछा जाता है कि सबसे लेंथी बुक कौन सी है, तो 9th नंबर है, द लॉन्गेस्ट बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। अगर आपसे शॉर्टेस्ट पूछा जाए तो 7th नंबर है, क्योंकि 7th तो दो भागों में तोड़ दी थी, मतलब ये पार्ट इसका तोड़ दिया था। पहले 10 बुक्स थी, तो 10 के बाद में फिर 7th और जो 10th बुक है, दोनों जो ये 10th आज चलेगी, तो 10th और 7th इन दोनों में से दो पार्ट बनाए गए, इस तरीके से 12 बुक्स करी गई थी। तो 7th छोटी हो गई ज्यादा। तो सबसे शॉर्टेस्ट बुक जो है पैराडाइज लॉस्ट में वो 7th है, और सबसे लॉन्गेस्ट जो है वो 9th नंबर है। तो 9th नंबर सबसे लॉन्गेस्ट है। एक तो 9th नंबर पे ये क्वेश्चन आता है। और एडम और ईव ने जो वो फल टेस्ट करा था, वो 9th बुक में करा था। मतलब फॉरबिडन ट्री जो था, जो एप्पल का था, वो ट्री ऑफ नॉलेज, नॉलेज का जो ट्री था, और उसका जो फल चखा था वो एडम और ईव ने 9th बुक में चखा था। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सारी बुक्स मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। आपके माइंड में ये भी रहना चाहिए, फर्स्ट बुक में क्या था, सैटर्न नीचे पड़ा हुआ था, सेकंड में वे प्लान बनाते हैं, थर्ड बुक में बात करते हैं कि जो गॉड है वो सन ऑफ गॉड से बात कर रहा है कि भाई किस तरीके से तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा एक बार, ऐसा भी होगा। फोर्थ बुक में एडम और ईव की एंट्री हो जाती है, जब सैटर्न वहां जाता है भेष बदल करके, तो वहां एंट्री हो जाती है फोर्थ में। फिर जो ये है सैटर्न, वो वहां से भाग जाता है गैब्रियल को उससे। फिर 5 6 7 8 तक राफेल आता है, और वो बताता है सारी बातें, मतलब किस तरीके से सैटर्न को नीचे डाला गया था, और मना करता है एडम और ईव को कि आपको किसी भी तरीके से चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सैटर्न की बातों में नहीं आना है। तो ये सारी चीजें राफेल के ही मतलब इन बुक्स में चलता है। और उसके बाद जो है, जब कहीं जाकर के आपके 8th बुक में थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमी की बात होती है, गैलीलियो का जिक्र आता है, वो 8th बुक है। 9th आ जाती है, तो 9th में फिर दोबारा से ये पहुंचता है 8 दिन बाद सैटर्न, और भेष बदल करके उन्हें ईव को परस्यूड कर लेता है, उसे कन्विंस कर लेता है उस एप्पल को टेस्ट करने के लिए, और वो खा लेती है, उसे देखा देखी एडम भी खा लेता है। तो 9th बुक हो जाती है। तो 9th में ये, और कोलंबस का जिक्र भी 9th बुक में ही होता है। 9th के बाद में अब 10th बुक है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। 10th आ जाएगी, फिर 11 और 12 लास्ट की बुक्स में अब उसे भेजा जाएगा माइकल को कि इन्हें पैराडाइज से निकाल दिया जाए, ईडन गार्डन से, एडम और ईव को। तब वो उन्हें फ्यूचर के बारे में बताएगा कि देखो ऐसा होने वाला है, एक दिन ऐसा होगा, वो सारी बातें। जीसस क्राइस्ट आएंगे, वो जा करके फिर पैराडाइज वापस दिलाएंगे, सब सारी बातें बताएगा किस तरीके से इंसान ऐसे ऐसे होंगे, प्रलय आ जाएगी, एक फ्लड आएगी, बाढ़ आएगी, और सब डूब के मर जाएंगे।
केवल कुछ ही इंसान बचेंगे, वो सब बातें बताएगा अब आकर के माइकल, जब माइकल इन दोनों को निकालेगा और ये दोनों के दोनों पैराडाइज से अर्थ की तरफ को हाथ में हाथ डाल के चले जाएंगे और वहां पर पैराडाइज लॉस्ट खत्म हो जाएगी। तो 10th बुक की बात कर लेते हैं। देर इज ए सीन ऑफ हेवन वेयर गॉड केम टू नो अबाउट द गिल्ट ऑफ एडम एंड ईव। अब यहाँ पर 9th बुक में एडम और ईव ने दोनों ने वो टेस्ट कर लिया था फॉरबिडन फ्रूट जो था एप्पल का, जिसे फ्रूट ऑफ नॉलेज कहा जाता है, उसे कर लिया था, क्योंकि सैटर्न ने ईव को यही बात बताई थी। जब उसे कन्विंस कर रहा था तो ईव ने कहा कि भाई तुम एक सांप होकर के हमारी ह्यूमन बीइंग की भाषा कैसे बोल लेते हो। तब उसने कहा था कि ये सारा ज्ञान जो मिलता है उस नॉलेज का जो ट्री है उसके फल को खाने से मिला है मुझे, तुम्हें भी मिल जाएगा और तुम तो बहुत सुंदर हो। देखो कि उसकी चापलूसी करता है कहीं ना कहीं। मिल्टन ये बताने की कोशिश करता है कि किसी भी लेडी को कन्विंस करने के लिए जरूरी है कि उसकी ब्यूटी की ज्यादा सुंदरता के बारे में हम प्रेज कर दें। और यही काम सैटर्न ने करा कि अरे तुम तो बहुत ब्यूटीफुल हो, तुम तो बहुत सुंदर हो, अगर वो फ्रूट तुमने खा लिया तो तुम तो और भी सुंदर हो जाओगी। ये ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों को सुन करके ईव उसके झांसे में आ जाती है और वो उस फल को खा लेती है, फिर एडम को बताती है। और एडम सोचता है कि अरे वो ही गड़बड़ करती जो नहीं करनी चाहिए थी, और फिर एडम भी उसे खा लेता है कि कहीं ऐसा ना हो गॉड जो पनिशमेंट देगा तो वो दोनों को बराबर देगा, तो ये ऐसे सोच के एडम भी खा लेता है। अब गॉड को पता लग जाता है कि भाई ये काम तो इन्होंने कर दिया, हालांकि उसे पहले से आवाज था गॉड को तो ये काम होना है, लेकिन अब ये काम हो गया। तो वो माइकल को भेजता है कि इन्हें दोनों को निकाल दिया जाए इस ईडन गार्डन से। तो देर इज ए सीन ऑफ हेवन का सीन होता है यहाँ पर, वेयर जहां गॉड केम टू नो से पता लग जाता है भगवान को अबाउट द गिल्ट ऑफ एडम, एडम के गिल्ट का पता लग जाता है और ईव के कि दोनों ने अपराध कर दिया। तो वो भेजता है हिज सन टू अर्थ, पहले तो अपने बेटे को भेजेगा कि इन्हें पनिशमेंट दे करके आओ, फिर माइकल को भेजेगा कि इन्हें निकाल के आओ, तो बेटे को मतलब जीसस क्राइस्ट ही है जो, तो जीसस को भेजेगा, अपने बेटे को भेजता है अर्थ पे टू पास जजमेंट ऑन द कपल, कि इन कपल पे आप जजमेंट पास करके आओ। तो वो 3 जनों को सजा देगा, इसका मतलब एडम को भी ईव को भी, और जितना जो सैटन है उसने एक सांप का रूप धारण कर लिया तो सांप प्रजाति को भी दे के आएगा सजा। तो तीनों को क्या क्या कर्ज करेगा वो अभिशाप, वो देख लेते हैं। द सन कंडेम्स द सरपेंट फॉर हिज इविल एक्ट एंड ऑर्डर्स। सन जो है वो आता है, वो कंडेम निंदा करता है द सरपेंट फॉर हिज इविल एक्ट, बुरा जो काम करा है उस सरपेंट ने जिसने उसे मतलब इस तरह से बहकाया, उसे कंडेम निंदा करता है। और ऑर्डर करता है दैट ऑल स्नेक्स, आज से जितने भी सांप हैं जो पैरों पे चलते हैं, अब वो पैरों पे सीधे चलेंगे नहीं कभी भी, विल नाउ हैव टू क्रॉयल, वे क्रॉयल करेंगे मतलब रेंगेंगे, ऑन देयर बेलीज माने होता है पेट, तो बेली के मतलब पेट केवल रेंगने का काम करेंगे। एंड दे कैन नेवर बी अपराइट अगेन, दोबारा अपराइट नहीं हो सकते, अपराइट माने सीधे खड़े होना। जो इसका मतलब हमें ये पता चलता है कि अब से पहले जो स्नेक थे, जो सांप हुआ करते थे, वे खड़े होकर के चलते थे अपने पैरों पे इरेक्ट, अपराइट होकर के। लेकिन ये श्राप देता है, ये कर्ज करता है, द सन ऑफ गॉड आता है और वो सबसे पहले कर्ज या कंडेम जो करता है स्नेक की करता है। जो सैटन ने काम करा था, उसने सांप का रूप धारण कर लिया था, तो उसका कहना यह है कि स्नेक जो है आज के बाद कभी भी सीधे खड़े होके नहीं चलेंगे, वे क्राउलिंग करेंगे मतलब रेंगेंगे बेली के ऊपर मतलब पेट के। तो आप देखते भी हो कि सांप हमेशा रेंगता है और तिरछे चलेंगे, कभी सीधे नहीं चलेंगे, मतलब तिरछे होकर के, तो सांप कभी भी सीधा नहीं चलता। सन आल्सो डिक्लेयर्स दैट एडम एंड ईव चिल्ड्रन विल स्ट्राइक द सर्पेंट्स हेड, एक ये भी अभिशाप देता है कि एडम और ईव के जो बच्चे होंगे ना, सन जो है, जो द सन ऑफ गॉड है, वो ये भी डिक्लेयर करता है कि एडम और ईव के चिल्ड्रन, अब एडम और ईव के चिल्ड्रन कौन है, हम और तुम है भाई। एडम और ईव तो हमारे पूर्वज हो गए ना, हमारे फर्स्ट मदर एंड फादर अगर देखा जाए तो वो एडम और ईव है। तो एडम और ईव के चिल्ड्रन हम सब हो गए जो ह्यूमन बीइंग है, जो आने वाली जनरेशन है। तो सन ये भी डिक्लेयर करता है कि एडम और ईव के जो चिल्ड्रन होंगे, जो आने वाली जनरेशन होगी, वो स्ट्राइक किया करेंगे, वो मारा करेंगे, स्ट्राइक माने प्रहार करना, सरपेंट के हेड पर, कि हमेशा तुम्हारे सर पे वार किया जाएगा। जबकि सरपेंट्स विल बाइट वाइल, जब सरपेंट काटा करेंगे ह्यूमंस फॉर एवर, जब मानव को वो काटने जाएंगे ना, ये काटेंगे तो उनके सर पे प्रहार किया जाएगा। और वही आज होता भी है, जब हम सांप को मारते हैं तो उसके ऊपर फन पे ऐसे मारते हैं, उसके चोट मारते हैं। तो ये चीज मतलब तुम हमेशा ऐसे
तुम्हें पीटा जाया करेगा पूरी जिंदगी। तो ये श्राप दे दिया था स्नेक को। सांप एक ऐसी चीज है, आप देखते भी होंगे कि आप किसी भी जानवर को छोड़ सकते हो, लेकिन सांप जब दिखाई देता है हर इंसान लाठी से उसे पहले मारता है। कभी भी ये नहीं सोचता कि अरे चलो जाने दो इसे, या सांप को रहने दो। मतलब घर में अगर कोई ऐसी जा रहा है, सड़क पे निकल गया तो बात अलग है, लेकिन अगर ऐसा है घर में आ गया तो हर किसी को ये रहता है कि ये कभी भी, मतलब जैसे कुत्ता है, जानवर कोई और है, तो आप उसे एक बार को पाल भी सकते हो, लेकिन उसे कोई नहीं पालता। तो सांप ऐसी चीज है, उसे हमेशा मारा जाता है, तो उसे हर कोई मारने की कोशिश करता है। एट द एज ऑफ पैराडाइस सिन एंड डेथ मीट्स सैटर्न। अब पैराडाइस के एज माने किनारे पर, भाई सैटर्न तो निकल ही गया वहां से पैराडाइस से, तो उसके किनारे पर सिन और डेथ, जब सैटर्न आता है उसे बहका करके फुसला करके, तो वो मिलता है सैटर्न किससे, सिन से, और डेथ जो है सैटर्न से मिलते हैं। उसके बच्चे हैं दोनों। दे कॉन्ग्रेचुलेट हिम, वे उसे कॉन्ग्रेचुलेशन देने। भाई एक तरीके से जीत तो हो गई ना सैटर्न की। सैटर्न ने जो एक टारगेट बनाया था, जो उसका मिशन था कि मुझे न्यू वर्ल्ड जो है गॉड का, उसे करप्ट करना है, यही तो था। उसने सेकंड बुक में ही इसी चीज का फैसला ले लिया था। आई विल गो देयर, आई विल गो टू ईडन गार्डन, या आई विल गो टू न्यू वर्ल्ड विच वाज क्रिएटेड बाय गॉड, जो गॉड ने क्रिएट करा न्यू वर्ल्ड, मैं वहां जाऊंगा और उसकी जो न्यू क्रिएशन है एडम और ईव, मैं उन्हें करप्ट करूंगा। और उसने वो काम कर दिया। तो इट मीन्स नाउ ये एक तरीके से विक्ट्री है सैटर्न की। सैटर्न और सैटर्न के जो फॉलोवर्स हैं, कहीं ना कहीं उनकी विजय हुई है। उन्होंने जो एक बेड़ा उठा रखा था कि भाई हमें ऐसा करना, वो काम हो गया। और पैराडाइस के पास ही सिन और डेथ सैटर्न से मिलते हैं। वे दोनों के दोनों उससे कॉन्ग्रेचुलेशन भी देते हैं, और वादा करते हैं उससे दैट दे विल इन्फेक्ट द अर्थ, कि हम अर्थ को इन्फेक्ट करेंगे। इन्फेक्शन से बना इन्फेक्ट, हम उसे इन्फेक्ट करेंगे, इसका मतलब प्रदूषित करेंगे, उसे बुरा बनाएंगे। मतलब इनका काम क्या है भाई, एक सिन है पाप। पाप क्या करेगा कि मैं जा जाके पृथ्वी पे कौन होंगे, ह्यूमन बींग्स, तो उन्हें इन्फेक्ट करूंगा। तो मतलब पाप जो है वो सारे में पाप, सिन जो है वो बेटी है, तो पाप जो है एक एक इंसान को इन्फेक्ट करेंगे, और डेथ भी, इसका मतलब इंसान मरेंगे भी, पापी भी बनेंगे, और ये काम हो भी रहा है। इनका यही काम है, क्योंकि एक ब्रिज बना दिया था पृथ्वी तक, और पृथ्वी पर सारी चीजें जाएंगी। और इनका ये कहना था कि अपने ये प्रॉमिस करते, वादा करते सैटर्न से, इन सब का, जितने भी फॉलोवर्स हैं सैटर्न के और जो इनके बच्चे हैं सैटर्न के, सब ये बुरे उसमें हैं। और इन सब का यही वर्क है कि भाई हम क्या करेंगे, हम एक तरीके से इन्फेक्ट करेंगे। तो इन्फेक्ट करने का काम होगा, पृथ्वी पर जाएंगे और सबके अंदर उन्हें प्रदूषित कर देंगे, मतलब सबके अंदर सिन बढ़ा देंगे, सबको डेथ का सामना करना पड़ेगा, ये काम हम करेंगे। डेथ विल करप्ट ऑल लिविंग थिंग्स, डेथ का कहना था कि वो भी सारे लिविंग बींग्स जो है उन्हें करप्ट कर देंगे। तो इसका मतलब डेथ इसका बेटा है, तो डेथ कर देगा करप्ट जितने भी लिविंग बींग्स है। इसका मतलब जो भी जीवित प्राणी है, जो ह्यूमन बींग होंगे, वो सब मरेंगे। आज का टाइम ये है कि कोई भी जिंदा नहीं रहता, डेथ सबसे गले मिलता है। तो डेथ विल करप्ट ऑल लिविंग थिंग्स कॉजिंग देम टू डाई, और उनसे सबसे डेथ जो है सबको करप्ट कर देगा उन्हें, और उसका कारण होगा टू डाई, सब मरेंगे। एंड सिन विल करप्ट थॉट्स, और पाप जो है वो क्या करेगी, जो सिन है वो करप्ट करेंगे उनके विचारों को, उनके डीड्स माने कार्यों को, ह्यूमन काइंड के, मानव जाति के कार्य, उनके विचार में सिन आ जाएगा, और उनकी जो जिंदगी है उसमें डेथ आ जाएगी। तो डेथ और सिन अपने पूरा वर्क करेंगे अब, कहां पर जाकर के, अर्थ पे। तो पृथ्वी पे जाकर के ये अपना फुल जो टाइम है, जो इनका असली वर्क है करप्ट करने का ह्यूमन बीइंग को, उस काम में लग जाएंगे, डेथ एंड सिन। सैटर्न रिटर्न्स टू हेल, अब वो हेल आ जाता है, भाई अपना काम करके आ रहा है, एक तरीके से बड़ा काम करके आ रहा है, वो हेल आता है, और स्पीक्स अबाउट हिज ट्रम्प इन पेंडिमोनियम, जो एक तरीके से सिटी है, जो कॉन्फ्रेंस हॉल है या कैपिटल ऑफ हेल है। हेल की जो कैपिटल है पेंडिमोनियम, जहां पर सभी कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठते हैं, वहां आता है और सबके बीच में जाके कहता है कि आखिरकार हमारी जीत हो गई। सैटर्न रिटर्न्स टू हेल आता है और सभी से कहता है अपनी ट्रम्प माने जीत के, विजय के बारे में कहता है कि हम जीत गए। ऑल डेविल्स अलोंग विद सैटर्न के साथ सारे ही जितने भी डेविल्स थे आर ट्रांसफॉर्म टू स्नेक, सब स्नेक बन जाते एज सन्स कर्स। सन ने ये श्राप दिया था, और सारे के सारे जितने भी ये डेविल्स थे, जो सैटर्न के फॉलोवर्स थे, जो फॉलन एंजल थे, सभी के सब सर्प बन जाते हैं, सांप बन जाते हैं। ये कर्ज था। तो तीन कर्ज मैंने आपको बताया वो देगा,
तो एक इसे दिया उसने और 2 देगा वो एडम और ईव को भी। सिन एंड डेथ बिगिन देयर वर्क ऑन अर्थ। सिन और डेथ ने अपना काम स्टार्ट कर दिया अर्थ पे जाकर के, वो अपने काम में लग गए। द गॉड टेल्स द एंजल्स दैट ही विल अलाउ सिन एंड डेथ टू स्टे ऑन द अर्थ। अब गॉड जो है वो बताता है अपने एंजल्स को कि ये जो सिन एंड डेथ है ना, ये मतलब सैटर्न तो इन्हें भेज ही रहा है कि जाओ भाई अर्थ पे। गॉड कहता है कि ये मैंने भी मतलब इन्हें परमिशन दी है, जाने दो इन्हें। और ये सिन पाप और ये डेथ चलती रहेंगी टू स्टे ऑन अर्थ, अर्थ पर इन्हें ये स्टे करे कब तक? जजमेंट के दिन। जो जजमेंट वाला दिन आता है, मतलब जीसस क्राइस्ट जब उनके मौत होगी, जब वो सूली पे चढ़ेंगे, तो तब तक ये वहीं रहे। आफ्टर दैट, उसके बाद दे मस्ट रिटर्न टू हेल। फिर ये हेल आ जाएंगे एंड विल बी लॉक्ड फॉर एवर अलोंग विद सैटन के साथ वहीं लॉक्ड हो जाएंगे एंड अदर डेविल्स के साथ। फिर ये पाप डेथ ये आकर के हेल में ही लॉक्ड हो जाएंगे। और जो इंसान गलत काम किया करेगा वो फिर नर्क जाया करेगा, और वही सैटन भी डेथ भी और सिन भी सब वही मिलेंगे। और ये जजमेंट के दिन तक वहीं रहेंगे अर्थ पर। ये मेरी परमिशन है, गॉड ने ये भी कहा। तो थोड़ी सी मतलब इस तरीके की स्टोरी चलती है। जैसे मतलब ये इसे हम बोल देते हैं एलिग्रिकल। मतलब एक बताना चाह रहे हैं कि पता इसे भी है मिल्टन को कैसे कैसे होना है। भाई मिल्टन उस टाइम की बात कर रहा है, अब जब लिख रहा था इस वर्क को उस समय तो उसे पता ही है कि क्या चल रहा है देश में। और ये बात हो रही है जीसस क्राइस्ट के जन्म लेने से पहले, इसका मतलब 1600-1700 साल पहले की बात है। और क्योंकि जब जीसस जो कैलेंडर बना है तो वो उनके जीसस क्राइस्ट के जन्म पे बना है, तो उसे फर्स्ट ईयर बोलते हैं, जो मतलब स्टार्ट होता है कैलेंडर। नाउ ह्यूमन काइंड विल हैव टू एंड्योर एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड सीजन्स। अब जो ह्यूमन काइंड होंगे, मानव, वे हैव टू एंड्योर माने उन्हें झेलना पड़ेगा। एक्सट्रीम माने अत्यधिक, हॉट भी कोल्ड भी, ऐसे सीजन आप देखते भी होंगे कि कभी बहुत ज्यादा गर्मी, अब जैसे गर्मी का मौसम चलेगा तो बहुत गर्मी भी झेलोगे आप, और बहुत जब ठंड होगी तो बहुत ठंड भी झेलोगे। ये भी कहानी, क्योंकि जब ह्यूमन बीइंग एडम और ईव यही तो इनके पूर्वज थे, जब ये रहते थे ईडन गार्डन में तो वहां पर तो मौसम बिल्कुल बढ़िया रहता था। ना हॉट थी ना फिर कोल्ड था। मतलब कभी भी एक्सट्रीम हॉट और कोल्ड का सामना एडम और ईव को नहीं कर, वो तो एक पैराडाइस था, स्वर्ग था। लेकिन अब क्या हो गया, सब कुछ बदल गया। अब डेथ भी होंगी, सिन भी होगा, और एक्सट्रीम हॉट एंड एक्सट्रीम कोल्ड वाला सीजन भी झेलना पड़ेगा ह्यूमन बीइंग को। ऐसा गॉड का ये भी आदेश था। ईव अर्ज करती है एडम्स को, बताती है, रिक्वेस्ट करती है नॉट टू लीव हर एंड सेज दैट यूनिटी एंड लव कैन सेव देम इन ए फॉलन वर्ल्ड। ईव कहती है एडम से नॉट टू लीव हर, कि तुम मुझे, क्योंकि एडम ने उसे उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर दिया था जब उसने वो फल चख लिया था। तो ईव कहती है एडम से कि तुम मुझे कभी छोड़ना मत ना। एंड सेज, और ये भी कहती है दैट यूनिटी एंड लव, कि अगर हम एक साथ रहेंगे, लव रहेगा, तो कैन सेव देम इन ए फॉलन वर्ल्ड। हम फॉलन वर्ल्ड जहां पे भी हमें डाला जाएगा, हम अपने आप को सेव कर सकते हैं इफ वी हैव यूनिटी। मतलब अगर हम दोनों अलग अलग रहेंगे तो दिक्कत में रहेंगे, तो मुझे छोड़ना मतलब। ईव रिक्वेस्ट करती है एडम से। ईव ने गलत काम कर दिया, एडम ने उसे बहुत ज्यादा सुनाया भी कि तुमसे कितना मना किया गया था, फिर तुम तब भी नहीं मानी, और ईव ने वो काम कर दिया। तो एडम से रिक्वेस्ट करती है कि तुम मेरा साथ मत छोड़ना। फिर एडम भी उस फल को खा लेता है। दे डिसाइड टू ओबे गॉड्स ऑर्डर एंड कन्फेस देयर सिंस एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस। अब वे दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि भाई भगवान का जो ऑर्डर है, गॉड हमें जहां भेजेगा हम चले जाएंगे। कन्फेस भी कर लेते हैं अपने पाप को, कन्फेस करना होता है स्वीकार कर लेना। और आस्क फॉर फॉरगिवनेस, और डिमांड करते हैं। आस्क फॉर अगर वर्ड कहीं एक साथ आ जाए तो ये वर्बल फ्रेज होती है, इसका मतलब मांगना होता है। आस्क फॉर कहना नहीं, आस्क माने पूछना नहीं होता है यहाँ पे, आस्क फॉर माने मांगना। और वो फॉरगिवनेस की डिमांड करते हैं, क्षमा, कि भगवान गॉड हमें फॉरगिव करते हैं, मतलब हमें क्षमा कर दे, तो ऐसा कहते हैं। बुक 11th आती है, 10th बुक खत्म होती है, 11th और 12th, अब ये 2 बुक आपकी बची है टोटल। ये 12 बुक्स में है, और उससे पहले ये 10th बुक्स में था। मतलब अगर हम ओरिजिनल इपिक की बात करें तो हमने खत्म कर दिया, जो स्टार्टिंग में 1667 में मिल्टन ने कंपोज करा था, मतलब जो एक बड़ा इपिक बनाया था, लेकिन वो 10 बुक्स में था। तो वो 1667 में था। बाद में उसने 2 बुक और जोड़ दी थी, वो भी बहुत व्यक्ति के कहने की वजह से, कि भाई जब इतना महान इपिक आप बना ही रहे हो तो छोटी मोटी कमी मत छोड़ो इसमें। तो उसने फिर इसमें 2 बुक्स और जोड़ दी थी, और ये पूरा 12 बुक्स में बनाया था, जिस तरीके से विर्जिल का एनियड है। तो बुक 11th आती है।
गॉड हियर्स द प्रेयर्स ऑफ एडम एंड ईव। अब गॉड जो है वो एडम और ईव की प्रेयर को सुन लेता है और आस्क्ड हिज सन टू एक्ट एज एन एडवोकेट फॉर ह्यूमन काइंड। और अपने बेटे से कहता है कि कुछ ऐसा काम करो थोड़ा ह्यूमन काइंड के लिए। एडवोकेट माने सलाह देना होता है, मानव जाति के लिए सलाहकार का काम करो। मतलब तुम, अपने बेटे से कहता है कि भाई तुम इनका थोड़ा सपोर्ट करना। तो वो जीसस क्राइस्ट वो जन्म लेके इन इंसानों के उसमें ही जाएगा भी। तो जो है इनके सपोर्ट में काम करना। तो कहीं ना कहीं मतलब एक रिक्वेस्ट करी गई और गॉड ने वो रिक्वेस्ट थोड़ा मानी। द फादर 221, 221 नंबर, 221। द फादर देन कॉल्स ऑल द एंजल्स टुगेदर। अब जो गॉड फादर है वो सभी एंजल को बुलाते हैं एंड टेल्स अबाउट हिज प्लान। अब आगे का प्लान बताते हैं कि भाई अब आगे क्या होना है। ही कमांड्स, माइकल को कमांड दी जाती है टू गो डाउन टू अर्थ, कि तुम जाओ नीचे, एंड टेल एडम एंड ईव को बताना दैट दे कैन नॉट लिव इन ए प्योर प्लेस। अब वे प्योर प्लेस में नहीं रह सकते, अब इन्हें यहां से निकालो। जो वे ईडन गार्डन में है, अब तुम अर्थ पे जाओ। अर्थ पे ही एक जगह ईडन गार्डन बनाया हुआ था, कि भाई इन्हें वहां से निकाल दो और उन्हें बताओ कि दैट नाउ दे कैन नॉट लिव इन ए प्योर प्लेस। अब वे इस शुद्ध पवित्र प्लेस में नहीं रह सकते, बिकॉज दे आर इम्प्योर नाउ। अब वे अशुद्ध हो चुके हैं। अशुद्ध इसलिए भी हो गए बिकॉज दे इंडल्ज इन फिजिकल रिलेशनशिप आल्सो। वे फिजिकल रिलेशनशिप में भी इन्वॉल्व हो चुके हैं और वैसे भी उन्होंने वो डिसओबे कर दिया गॉड के रूल का। तो इस तरीके से अब वे इम्प्योर हो चुके हैं, तो वे प्योर प्लेस में नहीं रह सकते। बट आफ्टर डेथ दे कैन बी रीयूनिटेड विद गॉड। लेकिन डेथ के बाद वे फिर दोबारा भगवान से जुड़ सकते हैं। अब वो कैसे जुड़ेंगे, वही बात हम पैराडाइस रीगेन्ड में बात करेंगे। वो जुड़ने वाली क्या है, रीयूनियन किस तरीके से होगा, कि जो अच्छे कर्म करेगा जिसे हम आज मानते हैं। और ये काम कब से हुआ था, जब जीसस क्राइस्ट ने जन्म लिया पृथ्वी पर और जब उनकी मौत हुई थी, तो उन्होंने सबको ये शिक्षा दी, मतलब उन्होंने सेक्रीफाइस करा अपनी लाइफ का। और उसी जब से ये माना जाता है कि भाई अगर कोई अच्छे कर्म करेगा तो वो स्वर्ग में जाएगा, मतलब गॉड से मिलेगा या गॉड की शरण में जाएगा। और जो बुरे काम करेगा वो सैटन वाले वहां जाएगा, जहां पाप भी मिलेगा और भी सारी ऐसी चीजें मिलेंगी। तो वो सबको बुला करके गॉड फादर यही बताते हैं कि, और माइकल को तो कमांड देते हैं कि जाओ एडम और ईव और उन दोनों को तुम इस प्योर प्लेस से निकाल दो, क्योंकि वे इम्प्योर हो चुके हैं। बट आफ्टर डेथ दे कैन बी रीयूनिटेड विद गॉड। अब दोबारा जब जुड़ेंगे मौत के बाद, वो भी जब अच्छा कर्म करेंगे। मतलब एडम sees two men offering sacrifice and watches one of them killed the other due to jealousy। एडम जो है वो दो व्यक्ति को देखता है, मतलब उसे फ्यूचर दिखाई देता है। he sees two men offering sacrifice। वे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के प्रति अपनी जिंदगी की निछावर कर रहे हैं। और एक व्यक्ति को उनमें से देखता है, किल्ड द अदर ड्यू टू जेलियसी, कि जेलियसी में एक व्यक्ति दूसरे को मार रहा है, मतलब भाई भाई का वो दिखाया जा रहा है। तो ये फ्यूचर में जब माइकल इनके पास आता है वो दिखाता है फ्यूचर। मतलब बिल्कुल ऐसा जैसे क्रिस 2 मूवी में दिखाते हैं ना, वो पंजा लगा करके कि भाई देखो आगे ये होने वाला है। तो माइकल दिखाता है ये चीज एडम और ईव को। और एडम देखता है कि भाई दो व्यक्ति है ऑफरिंग सेक्रीफाइस, एक दूसरे के प्रति सेक्रीफाइस कर रहे हैं। एक दो भाई तो ऐसे हैं, वो बलिदान दे रहे हैं एक दूसरे के लिए। एंड वॉचेज, और ये भी देखता है, वन ऑफ देम किल्ड द अदर ड्यू टू जीलियस। एक ने दूसरे को जीलियसी में मार भी दिया। तो हर तरीके के इंसान है, बुराई भी दिखाई देती है कि भाई भाई को मारेगा अभी ये भी, और ये काम होंगे भी। तो जेलियसी में एक दूसरे को मारेगा। माइकल ये एक्सप्लेन करता है एडम और ईव को दैट दोज मैन आर कैन और एबल। देखो ये कहानी है कैन और एबल का जो जिक्र करा है ना यहाँ पर। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको टफ होने लगेगी ये वर्क, बस लास्ट में थोड़ा सा। यहाँ 2 4 5 7 नाम ऐसे आएंगे, कुछ इजराइल के नाम आएंगे, डेविड राजे का, इब्राहिम का, केन का, और नोहा का आएगा, एबल का। ये सब बाइबल से लिए गए कुछ फैक्ट है कि भाई ये इंसान आएंगे पृथ्वी पर ऐसे। ये फर्स्ट पर्सन सेकंड, मतलब उसके बाद जो नई नई जो जनरेशन आएगी ना, तो उनके नाम है बड़े बड़े राजाओं के। तो वो नाम है, माइकल एक्सप्लेन करता है दैट दोज मैन आर, ये जो दो भाई है ना जो लड़ रहे थे, ये कैन और एबल है, जो जीलियस में एक दूसरे को मार रहे हैं। दे आर द फर्स्ट सन्स ऑफ एडम एंड ईव।
एडम और ईव के बाद में जो जन्म लेंगे, उनके जो बच्चे होंगे वो कैन और एबल है। एडम और ईव को बताया जा रहा है कि तुम्हारे सबसे पहले बेटे ये होंगे, और देखो ये भी जीलियसी इनके अंदर भी कूट कूट के भरी जाएगी और एक दूसरे का कत्ल करेंगे, ऐसे बताया जाता है। तो ये नाम है कैन और एबल का। एडम इज शॉक्ड, एडम को तो शॉक्ड हो जाता है, एंड डिसअपॉइंटेड हो जाता है एट हिज फर्स्ट विजन ऑफ डेथ। डेथ का जब वो पहला विजन देखता है कि अच्छा ऐसे मार कर कैसे इंसान मर जाएगा। तो ये अभी तक तो ऐसा एडम और ईव को पता ही नहीं था कि मौत भी कुछ होती है, एडम तो ऐसे ही रहता हुआ आ रहा था, तो डेथ तो थी ही नहीं भाई। ईडन गार्डन में, पैराडाइस में तो कोई डेथ थी ही नहीं, इमोर्टल था। लेकिन जैसे ही वो फल चखा, तो वो स्टार्टिंग में बताया था ना मैंने, जो वो लाइन मैंने पढ़ाई थी कि ये जो फॉरबिडन ट्री है, ये ले आया, ब्रोट द डेथ एंड वो ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर डेथ और वो माने दुख ले आया। तो वो टेस्ट ले आया फ्रूट का। तो अब जो है इंसान मरने स्टार्ट होंगे, तो इसके इनके बेटे होंगे। इसका मतलब एडम और ईव के बाद में अब नई जनरेशन आएगी, तो उनमें जो पहले आने वाले इंसान है वो, उसका नाम बताया, केन आएगा, एबल आएगा। उन्हें दिखा रहा है वो कि देखो ये जीलियसी में एक दूसरे का कत्ल कर देंगे। एडम सॉफ्ट हो जाता है उसे देख करके, विजन ऑफ डेथ का फर्स्ट विजन देख। द एंजल शोज हिम द अदर वेज। अब वो एंजल जो है, एंजल कौन है? माइकल। माइकल एंजल उन्हें सब कहानी बता रहा है। एक ने कहानी पास्ट की बताई थी, एक कहानी फ्यूचर की बता रहा है, ध्यान रखना है ऐसे भी पिक को। राफेल जो आया था उसने स्टार्टिंग में 3-4 बुक में यही कहानी बतानी स्टार्ट करी थी, सैटर्न को कैसे गॉड ने किस तरीके से, वो फोर्थ बुक से स्टार्ट करता है, फोर्थ में नहीं फिफ्थ से करता है, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट तक। ये पुरानी कहानी बताता है कि सैटर्न को किस तरीके से निकाला गया। सैटर्न पहले ऊपर लूसीफर के नाम से था, उसके बाद में गॉड से उसकी लड़ाई हो गई, वर्चस्व की लड़ाई थी, और उसके कुछ फॉलोअर्स हो गए जिन्होंने उसे उकसाया, और कुछ गॉड की तरफ थे, उसके एंजल से लड़ाई हो गई, 3 दिन युद्ध चला, उसे नीचे फेंक दिया। सारी बात बताता है वो टोटल की टोटल। तो वो पास्ट बता रहा था राफेल। माइकल फ्यूचर बता रहा है कि आने वाले टाइम में हे एडम और ईव, आपकी ही संतान होंगी, ऐसे ऐसे मरेंगे, फिर एक फ्लड आएगी, बाढ़, और उस बाढ़ में बहुत सब बह जाएंगे, बस एक नाव रह जाएगी, और नोहा का जिक्र करेगा फिर वो। द एंजल सोज हिम, ये भी दिखाता है दैट अदर वेज दैट विल टेक लाइव्स ऑफ मैन। दूसरे तरीके भी बताता है कि जो इंसानों की जिंदगी को लेने के, तो मतलब मौत के कुछ और तरीके बताता है। जैसे जीलियसी में उसने उसे मार दिया, एक तो ये तरीका हो गया कि ऐसे मरेंगे इंसान। और फिर वो एंजल दिखाता है, हिम आया यहाँ पे एडम के लिए, एडम को कुछ दूसरे तरीके भी दिखाता है, दैट विल टेक लाइफ, जो जिंदगी को ले लेंगे मैन की, मतलब इंसान की जिंदगी को लेने से मतलब है मार देंगे। दीज आर, जैसे डिसीज में मरेंगे, कुछ बीमारी से मरेंगे, वॉर युद्ध में मरेंगे, एंड ओल्ड एज, और बुढ़ापा एक ये भी है कि भाई बुढ़ापे से मरेंगे। तो ये चीजें अब तक नहीं थी, उसके बाद हो गई और हो रही है। लेकिन इसे मरना नहीं कहते, कि जो अच्छे कर्म करता है अगर वो मरता है, तो आप बोलते हैं ना अमर हो गया, तो अमर होना से मतलब मरना नहीं है कि वो तो इमोर्टल है, स्वर्ग में चला गया, वो इस तरीके से फिर उसे लिया। एडम आस्क्ड अबाउट एनी अल्टरनेटिव टू दैट। अब एडम को बड़ी जिज्ञासा होती है कि अच्छा ऐसे इंसान मर जाएगा। इस कहानी को देख करके हमें उसकी याद आती है ना, सिद्धार्थ की, महात्मा गौतम बुद्ध, कि जब उन्हें मतलब स्टार्टिंग से ये था, सिद्धोधन के साथ, उसके पिता थे सिद्धोधन, और उन्हें ये पता लग गया था सिद्धोधन को कि हमारा जो बेटा है, पहले ही बता दिया था किसी बड़े ब्राह्मण ने कि भाई ऐसा है कि ये जनता के लिए बाहर निकलेगा, जिस दिन इसे महसूस हो जाएगा ये पब्लिक, ये घर बार सब छोड़ देगा, और ये शादी विवाह बंधन सब छोड़ करके जनता के सुख दुख में लग जाएगा। ऐसा पता था सिद्धोधन को, इसलिए उसने कभी उसे ये ना एहसास होने दिया कि कोई इंसान बूढ़ा भी होता है, बीमार भी होता है, मरता भी है, कभी नहीं उसे एहसास होने दिया। उसकी शादी एक बहुत सुंदर लेडी से कराई, यशोधरा से, और इस तरीके से वो मतलब कभी बाहर नहीं निकला। लेकिन एक बार उसका मन उठ गया कि भाई मुझे बाहर का देखना है, तो कपिल वस्तु का राजकुमार था वो, तो कपिल वस्तु को बहुत बढ़िया तरीके से सजा दिया था सिद्धोधन ने। लेकिन फिर भी जब वो निकल के चला, तो एक जगह उसे बूढ़ा व्यक्ति मिल गया, तो उसने उसका वो था ना सारथी चिन्ना, उससे पूछा कि भाई ये क्या है, तो वो बताता है कि अरे ये तो सबको ही आना है, बुढ़ापा तो ऐसे ऐसे इससे मर जाते हैं। फिर उसने बूढ़ा देखा, एक बीमार व्यक्ति देखा, फिर उसने एक अर्थी देख ली और जाकर के उसे जला दिया। क्या भाई ये तो अभी इंसान ऐसे ऐसे था, और जल गया, सब खत्म हो गया। तब उसने कहा कि अरे इसका मतलब कुछ भी नहीं है, फिर इस धरती पर हम किस लिए खा कमा रहे हैं। तो वो फिर घर बार सब त्याग करके, और वो बोध गया, वहां पे जा करके ज्ञान लिया। फिर वो
जब वो कहानी चलती है उसकी बहुत ज्यादा। तो इस तरीके से मतलब ये सारी चीजें, देखो ये सब मिथोलॉजी है, ये हमारे इधर भी चली हुई है, हम इंडियन में भी है और क्रिश्चियनिटी में भी है, मुस्लिम धर्म में अलग अलग कहानियां हैं, ऐसे है सब। एडम ने पूछा अबाउट एनी अल्टरनेटिव टू डेथ। वो कहता है एडम कि भाई डेथ का कोई अल्टरनेटिव भी है, मतलब इसके अलग कुछ और उपाय हो, ऐसे पूछता है। माइकल एडवाइस देता है उसे टू ओबे एंड लिविंग ए वर्चुअस लाइफ, कि हाँ डेथ का एक अल्टरनेटिव है, अगर हम ओबे करें, आज्ञा माने गॉड की, और लिविंग ए वर्चुअस लाइफ, और एक पुण्य वाली वर्च्यू वाली लाइफ को जिए, कैन अलाउ पीपल टू लिव लॉन्ग, तो आप लंबे जियोगे एंड फ्रूटफुल लाइफ होगी आपकी। तो आपकी जो जिंदगी होगी वो फ्रूटफुल, मतलब बहुत ही लाभप्रिय होगी, और मरने के बाद भी आप मरोगे नहीं, इमोर्टल हो जाओगे, अमर हो जाओगे और स्वर्ग जाओगे। तो ये एक बात बताई कि मतलब जिस स्वर्ग के लिए तुम तरस रहे हो ना कि हमें यहाँ से ना निकालो ना निकालो, अब पृथ्वी पे आ गए, पृथ्वी पे अच्छे कर्म करो तो इसी स्वर्ग में आ जाओगे, ऐसा बताया। नेक्स्ट विजन अपियर्स ऑफ मैन। अब एक विजन और दिखाई देता है, बहुत सारे व्यक्ति अपियर होते हैं एंड वुमेन होती है, कुछ एंजॉय कर रहे हैं डांस डांस। अब ये देखो फ्यूचर दिखा रहा है माइकल एडम और ईव को। अब कुछ व्यक्तियों को दिखा रहा है कि वे अपियर ऑफ मैन अपियर हो रहे हैं और वुमेन है, वे डांस कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, एंड एमोरियस कोर्टिंग। एमोरियस माने लव वाले, कोर्ट माने कोर्टिंग वही होता है कि एक्टिविटीज ऑफ लव एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो लव में है, गेम खेल रहे हैं, डांस कर रहे हैं। अब ये चीजें दिखाई जा रही है कि ये थोड़ा सा एंजॉयमेंट ले रहे हैं जिंदगी का, वो भी दिखाता है वो। एडम एज्यूम्स दैट विजन इज गुड बट माइकल इन्फॉर्म्स। एडम तो एज्यूम करता है कि भाई ये विजन तो अच्छा है, मतलब एंजॉय करने वाला विजन माने दृश्य, तो ये दृश्य तो भाई बड़ा अच्छा है। माइकल लेकिन उसे इन्फॉर्म करता है दैट दे आर एथिस्ट, ये थीस्ट नहीं है, एथिस्ट है, मतलब नास्तिक है। हु लिव्स फॉर प्लेजर नॉट फॉर गॉड, ये गॉड के लिए नहीं, प्लेजर के लिए जिंदा है। मतलब इनकी जिंदगी का एक ही टारगेट है, जिंदगी में सुख भोगना। ये डांस कर रहे हैं, लव कर रहे हैं, तो इस तरीके से के वर्क में एंजॉय कर रहे हैं, ये सेंसुअल प्लेजर ले रहे हैं बहुत ज्यादा। तो ये गॉड की तरफ नहीं है, मतलब ये गॉड पे ध्यान नहीं दे रहे, तो इनकी जिंदगी भी ज्यादा अच्छी नहीं है, ऐसा कहता है माइकल। एडम तो सोचता है भाई ये तो विजन अच्छा, देखने में तो अच्छा ही लगता है। माइकल इन्फॉर्म करता है उसे दे आर एथिस्ट, ये नास्तिक है, और ये अपनी जिंदगी प्लेजर के लिए जी रहे, गॉड के लिए नहीं जी रहे। नेक्स्ट विजन फिर आता है, तो अब ये फ्यूचर के बारे में नई नई चीज और सामने आ जाती है इनके एडम और ईव के। तो नेक्स्ट विजन इज अबाउट ग्रेट आर्मीज। एक बहुत बड़ी आर्मी है, स्लॉटरिंग माने हत्या कर रहे हैं मैन की, बाय थाउजेंड्स, हजारों व्यक्ति एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, प्लेंडरिंग कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं शहरों को। ऐसा हुआ है ना, जो राजा महाराजा हुआ करते थे। भाई ये तो पुरानी बात बताएगा स्टार्टिंग की, आजकल चलो इस तरीके से नहीं है। तो जो हजारों की सेना है, और वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को मार काट कर रहे हैं और फिर लूटपाट कर रहे हैं। तो ये चीजें तो हुई है, ये तो सारी जगह ही हुई है। आपके जितने भी पुराने शासक आप ले लो, उठा लो, जितने भी चाहे वो हिंदू शासक रहे हो, चाहे वो मुस्लिम शासक आए हो, सबने यही काम करा है, और मारे अपने भाई भाई को मार मार के गद्दी पे बैठे हैं, और लड़ाइयाँ हुई है, बड़ी बड़ी लड़ाई चली है। तो इस तरीके से लड़ाई होगी, तो वो दृश्य लड़ाई वाला भी, स्लॉटरिंग वाला, कि अच्छा ऐसा भी होगा। तो फ्यूचर ऐसे दिखाया जा रहा है। द नेक्स्ट विजन, अब एक और दृश्य, इज अबाउट अ सिंगल मैन है, नोहा। ये है वो नाम। ये नोहा जो है, ये मतलब जैसे इंग्लिश में, जैसे हमारे यहाँ पर हमारे स्टार्टिंग के होते होंगे जो नाम आए होंगे शुरू में, लेकिन जो क्रिश्चियनिटी में दिखाया गया है कि एक नोहा का करेक्टर है जो प्रीचिंग दे रहा है दूसरों को, मतलब ये एक बहुत ही सिद्ध पुरुष है, मतलब एक बड़ा प्रॉफिट टाइप में। तो नेक्स्ट विजन जो है इज अबाउट ए सिंगल मैन, नोहा है, प्रीच कर रहा है अदर्स को बट ही इज इग्नोर, लेकिन कोई उसकी बात पे ध्यान नहीं दे रहा। देखो ये नोहा का करेक्टर दिखाता है कि भाई फिर ये पवित्र इंसान आएगा, और ये दुनिया को शिक्षा दे रहा है, पवित्रता के बारे में बता रहा है, लेकिन सब उसे इग्नोर कर रहे हैं। ही गोज ऑफ टू माउंटेन्स, वो माउंटेन को जा रहा है। अब ये बताता है ना, वो दृश्य देखते हैं कि अरे ये नोहा है, और ये देखो कितना बहुत ही मतलब पवित्र इंसान है, और ये सबको ज्ञान दे रहा है, बता रहा है भाई ऐसे काम करो, ये कर्म करो, लेकिन उसकी बात पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब देखो वो माउंटेन की तरफ जा रहा है एंड कंस्ट्रक्ट्स ए जायंट बोट। अब उस नोहा के बारे में ये कहानी है कि जब ये जनरेशन ऐसी आएगी ना, मार काट चलेगी, सब बुरा होगा, तो तुरंत एक बहुत बड़ी फ्लड आएगी, बाढ़, सब बह जाएंगे उसमें। और उसमें जब सब बह जाएंगे, तो नोहा जो है वो हर इंसान के एक एक जोड़े लेकर के, मतलब जैसे
शेर है, बकरी है, मतलब हर उसके, और मेल फीमेल, और उन्हें एक नाव में बैठा करके ये निकल जाएगा, सब तहस नहस हो जाएगा और ये नए प्लेनेट पे जाएंगे, फिर नई जिंदगी चालू होगी, ऐसे बताएगा। ही गोज ऑफ टू माउंटेन, देखो नोहा माउंटेन्स की तरफ जा रहा है। कंस्ट्रक्ट माने बनाई है, बनाता है वो एक जेंट माने बड़ी विशाल बोट, बहुत बड़ी एक नाव बनाता है। फिलिंग इट, उस नाव को भरता है विद ऑल द एनिमल्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के सभी जानवरों को उठाता है एक एक करके, एंड हिज फैमिली, वो विद ऑल द एनिमल्स ऑफ द अर्थ एंड हिज फैमिली, और परिवार को पूरे को, तो मतलब जो परिवार में सदस्य है उन्हें, अपने को, और एनिमल्स को उठाता है, अपने पूरे परिवार को लेता है। एक ग्रेट फ्लड, एक बाढ़ जो है, देन कम्स, जो वाइप आउट कर जाती है, वाइपिंग करना होता है, जो ले जाती है उड़ा करके, ऑल लिविंग थिंग्स को, जितने भी लिविंग थिंग्स थे ना जो मार काट कर रहे थे, सबको वो बाढ़ बह ले जाती है, सिवाय दोज, उनके सिवाय, ऑन द बोट, जो बोट पर थे बस केवल वो बचते हैं। द गुड मैन हु बिल्ट द बोट इज नोहा, जिसने वो नाव बनाई थी उसका नाम था वो प्रॉफिट पैगंबर नोहा, उन्हें कहा जाता है। माइकल ये बताता है कि दैट हाउ गॉड वाज एंग्रीड, एंगर्ड बाय ह्यूमन काइंड सिंफुल वेज एंड डिसाइड टू क्लीन द अर्थ। अब ये बताया जाता है कि भाई जो भगवान है ना, माइकल कहते हैं गॉड जो है, वो नाराज हो गए थे मानव जाति से, उनके सिंफुल वेज से, वे पाप वाले काम करने लगे थे, जीलियसी रखना, सिन करना, धोखा देना, ये सारे काम, और डिसाइड करते हैं कि टू क्लीन द अर्थ, कि एक बार को ये पूरा क्लीन कर दो, सब सब खत्म हो जाएंगे, और केवल हर चीज के दो 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 दो, मतलब मेल फीमेल जोड़े बन के तो कहीं नए प्लेनेट पे जाएंगे। द गॉड फाउंड वन वर्चुअस मैन एंड प्रिजर्व्स ह्यूमन काइंड थ्रू हिम। गॉड ने पाया एक वर्चुअस माने पुण्य व्यक्ति, नोहा, और प्रिजर्व करा उसने ह्यूमन काइंड को थ्रू हिम, उसके द्वारा मानव जाति को प्रिजर्व माने बचा लिया, और जो बुराइयां थी ना उसका तहस नहस कर दिया। जैसे कोई गंदगी कहीं फैल गई हो तो हम क्या करें कि जो ठीक चीजें उसे अलग हटा लें और सारी चीजों को धक्का दें, ऐसा करें। एट द एंड ऑफ द फ्लड, उस फ्लड के अंत में एडम देखता है एक रेनबो अपीयर हुआ, रेनबो होता है इंद्रधनुष, इसका मतलब बढ़िया मौसम हो जाता है जब। एंड गॉड्स प्रॉमिस, और गॉड का वादा, दैट ही विल नेवर डिस्ट्रॉय द अर्थ अगेन बाय फ्लड, और गॉड वादा करता है कि अब वो कभी भी फ्लड से इस पृथ्वी को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। अब एक नया वो आता है, रेनबो होता है, और अब वो नई नए प्राणी आएंगे, मतलब एक बार सारा समाज, जैसे आपने उसमें भी देखा होगा, डब्ल्यू बी येट्स की एक पोयम है द सेकंड कमिंग, अब नया अवतार जन्म लेगा, इसका मतलब जो पुरानी सभ्यता जो बुरी हो चुकी है ना सब खत्म हो जाएगी एक बार। एडम फील्स reassured by this story and its promise that virtue and obedience to God will continue on earth through Noah। एडम ये महसूस करता है, रीएश्योर्ड माने उसे पूरा विश्वास है, बाय दिस स्टोरी, जो ये कहानी माइकल बता रहा था उसे, एश्योर माने पूरा विश्वास हो जाता है, एंड इट्स प्रॉमिस, और इस कहानी से उसे ये वादा होता है कि दैट वर्च्यू एंड ओबीडेंस, कि जो पुण्य है और जो ओबीडेंस टू गॉड, गॉड की अगर हम ओबे करें, जो गॉड के नियम अगर उनका पालन करें, और वर्च्यू माने जो पुण्य वाले काम करे, ये अगर होता है तो विल कंटिन्यू ऑन अर्थ थ्रू नोहा, कि वर्च्यू एंड ओबीडियंस टू गॉड विल कंटिन्यू ऑन अर्थ, पृथ्वी पर ये नोहा के द्वारा, मतलब इस प्रॉफिट पैगंबर के द्वारा ये सब चीजें चलती रहेंगी, ऐसा महसूस एडम को हो जाता है कि भाई अब ये सब कंटिन्यू चलेगी। और बुक आ जाती है 12। तो इसका मतलब एक परसेप्शन बनाया गया है कि भाई जब बुरी सभ्यता आएगी तो उसका विनाश हो जाएगा और केवल अच्छे अच्छे व्यक्ति रह जाएंगे, और ये एक पैगंबर नोहा जो एक जीसस क्राइस्ट की तरह ही है, ईसा मसीह की तरह, भाई ये आकर के सब तहस नहस होकर अच्छे इंसान ही बचेंगे, और उनसे फिर नई जनरेशन स्टार्ट होगी और बुरे इंसान सब खत्म हो जाएंगे। तो बुक 12 में क्या आता है, माइकल कंटिन्यू करता है अपनी उस कहानी को, तो माइकल की कहानी को ही आगे को बढ़ा दिया। अब मैंने बताया था ना, राफेल ने कहानी सुनाई थी पास्ट की, माइकल सुना रहा फ्यूचर की। वो कंटिन्यू करता है, रिलेटिंग द स्टोरी ऑफ द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड टू एडम, एडम को ह्यूमन काइंड के फ्यूचर की स्टोरी को रिलेट, वर्णन करता है, मतलब और आगे को बढ़ाता है। ये कहानी बाद में जोड़ी है जबरदस्ती करके मिल्टन ने अपनी बुक को 12 बुक्स करने के लिए। आफ्टर द फ्लड, फ्लड के बाद वो कहता है ह्यूमन नाउ एक्ट ओबीडेंटली टू गॉड, अब फिर दोबारा सभी गॉड के लिए ओबीडेंटली काम करेंगे, एंड देन मतलब ओबीडेंटली करेंगे, देन बिफोर फ्लड, जो फ्लड से पहले करते थे उसके कंपैरिजन में अब फ्लड के बाद अब एक्ट करेंगे ओबीडेंटली।
पहले जब फ्लड आने से पहले तो सब मार काट कर रहे थे, लेकिन अब फ्लड के बाद क्योंकि अब इंसान वे सब चले गए, अब अच्छे काम होंगे। बिल्कुल सेम ही बात है, वो जब सेकंड कमिंग पढ़ोगे ना आप, कि भाई इतना सारा हो चुका है चारों तरफ, अब त्राही त्राही सब बुरी, इंसानों के अंदर जो है ना बहुत जीलियसी, बहुत बुरेपन भर गया है, तो उसका एक खात्मा होना जरूरी है, और फिर नई सभ्यता जन्म लेगी। तो वही है द सेकंड कमिंग, वो नया अवतार जन्म लेगा। आफ्टर सेवरल जनरेशन, अब कुछ जनरेशन के बाद, ए लीडर अराइव्स विद प्राउड एंड अनगॉडली एम्बिशन, एक लीडर आएगा वैसा जो प्राउड, बड़ा घमंडी होगा। अब बहुत जनरेशन के बाद, अब कोई कहानी मतलब, जब ये जनरेशन हमारी स्टार्ट हुई होगी तो कहा कि भाई धीरे धीरे सब पवित्र थे, अच्छे थे, लेकिन अब कई जनरेशन के बाद में एक बड़ा अभिमानी घमंडी लीडर आया जो अनगॉडली एम्बिशन वाला था। एक तो होता गॉडली एम्बिशन, अच्छी महत्वाकांक्षा रखने वाला, अनगॉडली हो गया उल्टा, मतलब राक्षसी एम्बिशन, बुरी एम्बिशन रखने वाला और बड़ा घमंडी एक लीडर आता है कुछ जनरेशन के बाद। अब वो कौन था? दिस मैन इज निम्रॉड। अब ये नाम आता है, ये टायरेंट है, एक बड़ा अत्याचारी था। हु फोर्स मैनी मैन अंडर हिज रूल, जो अपने नियमों के अधीन बहुत व्यक्ति को कर लेता है। तो निम्रोड नाम का व्यक्ति आएगा। तो नोहा दिखाया पवित्र इंसान, अब एक आया निम्रोड। ही कंस्ट्रक्ट्स द टावर ऑफ बेबल टू रीच टू हेवन, हेवन तक पहुंचने के लिए, मतलब एक टावर है बेबल नाम की टावर, बहुत ऊंची टावर को कंस्ट्रक्ट करेगा। और हेवन तक पहुंचने का सेंस ये है कि ये बुरे काम की तरफ को, मतलब ये इंसान को बुराई की तरफ को ले जाएगा। ये निम्रोड नाम का एक लीडर अब आता है। अब बुराई फिर दोबारा चालू हो जाएगी, तो जो कटाव छटाव करके एक अच्छी जनरेशन बनेगी, फ्लड से सब बहा दिया जाएगा बुरा, और अच्छे अच्छे रह जाएंगे। कई जनरेशन अच्छी चलेगी, लेकिन एक जनरेशन या ये एक बार, एक फिर दोबारा से निम्रोड करके एक लीडर आएगा, और जो एक बेबल नाम की टावर कंस्ट्रक्ट करेगा, और उसे हेवन तक जाना है। मतलब वही हो गया ना, सैटर्न की तरह, लूसीफर की तरह बहुत आगे की एम्बिशन। एज ए रिजल्ट गॉड गिव्स पनिशमेंट, दैट मैन विल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। अब गॉड का, अब इसका क्या रिजल्ट मिलेगा? जैसे रिजल्ट मिला ना एडम और ईव ने जब गद्दारी करी, तो क्या करा कि गॉड ने कर दिया कि अब इंसान क्या होगा कि मरने स्टार्ट हो जाएंगे, अब दुख आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब तक ना दुख थे ना मौत थी, सीजन भी अच्छा था, अब हॉट भी होगा कोल्ड भी होगा, सारी चीजें लग लग गई। इंसान को अपने बच्चों को पालने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, जो लेडीज है उन्हें बच्चों को जन्म देने के लिए बहुत पेन महसूस करना पड़ेगा। तो सारी चीजें लग गई थी ना जब एडम और ईव ने गलत काम करा। अब एक जनरेशन फिर दोबारा ठीक हो गई थी, शुद्ध हो गई थी, लेकिन एक व्यक्ति निम्रोड आएगा। एज ए रिजल्ट गॉड गिव्स पनिशमेंट, जब वो इतनी दुस्साहस करेगा, हेवन तक जाने का प्रयास करेगा, ऐसी टावर बनाएगा और इंसानों को बहकाएगा, तो एज ए रिजल्ट गॉड गिव्स पनिशमेंट, तो गॉड पनिशमेंट देते हैं दैट अब मैन विल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। पहले क्या था कि एक ही लैंग्वेज थी, कोई किसी से बात कर लो मैन की, तो मैन की एक लैंग्वेज हुआ करती थी। अब इंसान को और परेशानी देने के लिए गॉड ने ये पनिशमेंट दिया कि इंसान अब अलग अलग लैंग्वेज बोलेंगे, एंड विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर, एक दूसरे को समझ भी नहीं पाएंगे। जो अभिशाप उनका आज तक भी चल रहा है कि हम जो है अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, सभी जगह अलग अलग लैंग्वेज है और हम समझ नहीं पाते। तो लेकिन इंसानों ने ज्यादा बुद्धि यूज करके एक अल्टरनेट ढूंढ लिया कि भाई इंग्लिश में बात करना स्टार्ट कर दो, तभी हम जा करके सब एक जैसा वो करेंगे। लेकिन पहले एक ही भाषा थी। अब गॉड ने कहा कि भाई इन्हें एक पनिशमेंट और दो, ये एक दूसरे को समझ ही ना पाए। कंटिन्यूइंग हिज स्टोरी, अपनी कहानी बताई रहा है माइकल, एक्सप्लेन करता है दैट गॉड चूजेस इजराइल। अब ये इजराइल की बात यहाँ होगी, क्योंकि यही वो पवित्र स्थान है जेरूशलम इजराइल, कि यहां पर गॉड जीसस का जन्म लेंगे। गॉड चूजेस इजराइल एज द वन नेशन टू राइज अबव द रेस्ट, कि ये एक राष्ट्र होगा जो बाकियों से सबसे ऊपर होगा। गॉड ने इजराइल को चुना, तो इजराइल को चुना। जिस तरीके से अगर इस्लाम धर्म की बात करें तो मक्का मदीना को चुनेंगे, और इंडिया की अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो जैसे कैलाश पर्वत हो गया या वैष्णो देवी, मतलब ऐसे कुछ ऐसे। तो कंटिन्यूइंग हिज स्टोरी, माइकल एक्सप्लेन करता है दैट गॉड ने इजराइल को चुना एज एज द वन नेशन टू राइज अबव द रेस्ट। अबव द रेस्ट, रेस्ट माने बाकियों की अपेक्षा इस राष्ट्र को ऊंचा उठाया, मतलब यहीं पर जन्म दिखाया है जीसस क्राइस्ट।
He takes one person, Abraham, father of Israel, from the race that worships idols. अब एक व्यक्ति आता है इज़राइल में जिसका नाम था अब्राहम। अब्राहम का भी जिक्र करेंगे, तो ये नाम आ रहे हैं, इनका भी सबको आपको ध्यान रखना है। ये सबसे पहले होने वाला इज़राइल में फादर ऑफ इज़राइल्स है। फ्रॉम द रेस दैट वर्शिप्स आइडल्स, जो मूर्ति पूजा करा करती थी, जो प्रजाति, उनका पिता है अब्राहम। तो अब्राहम नाम आया कि भाई ये एक व्यक्ति होगा। एट गॉड्स कमांड अब्राहम सेट्स ऑफ फ्रॉम हिज नेटिव लैंड एंड ट्रेवल्स टू कैनन, द प्रोमिस्ड लैंड। अब ये गॉड की कमांड से जो अब्राहम है सेट्स ऑफ फ्रॉम हिज नेटिव, वो अपने नेटिव से, इजराइल से निकलेगा, नेटिव लैंड से, एंड ट्रेवल्स टू कैनन जाएगा, जगह का नाम है द प्रोमिस्ड लैंड। ये वो प्रोमिस्ड लैंड है जहां गॉड ने इसे भेजा है। तो ये अब्राहम होगा जो सबका पालनहार, मतलब सबसे पहले आने वाला एक पर्सन है, जो फादर ऑफ इजराइल बोला जाता है। और ये क्या करेगा, भगवान की कमांड से, मतलब गॉड के आदेश पे ये अपनी लैंड को छोड़कर कैनन की तरफ रवाना करेगा। ए मैन नेम्ड मोसेस, इसका जिक्र हुआ था ना 26 लाइन में, मैंने करा था कि ये है वो मोसेस जो इजराइल वालों को उपदेश देगा और यूरेनिया इसे इंस्पायर करेगी। अब उसका भी जिक्र आ गया। तो ये धीरे धीरे सबका नाम ले रहा है। ए मैन नेम्ड मोसेस, मूसा कहते हैं जिसे, इज बोर्न, अब वो भी पैदा होगा। एंड ही इवेंचुअली लीड्स द पीपल आउट ऑफ इजिप्ट, और वो भी इवेंचुअली, मतलब घटना पूर्वक, लीड्स द पीपल आउट ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट से बाहर, इजिप्ट माने मिस्र हो गया, तो मिस्र से बाहर, मतलब जो इजराइल वाले जो है यहूदी, उन्हें लीड करेगा ये। तो अब मोसेस भी आएगा। तो इजिप्ट मतलब वो था जहां पर उसने वो पहाड़ों पर वो दिया था। तो आउट ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट के बाहर, और पीपल को लीड करेगा। तो इजिप्ट से बाहर, इजिप्ट में ही था वो जो माउंटेन था, वो सिनाई का पर्वत जो था। मोसेस एक शेफर्ड है जो ज्यूज को सिखाएगा, टॉट करेगा, हाउ, कैसे, हेवन एंड अर्थ रोज आउट ऑफ क्वाइस, ये कैसे बना, मतलब जैसे समझाने की कोशिश मिल्टन कर रहा है कि हेवन एंड अर्थ कैसे निकल गया हम रीडर्स को, ऐसे ही मोसेस ने समझाया था सबसे पहले अपने यहूदियों को कि क्वाइस से हेवन एंड अर्थ कैसे निकली। ही वाज इंस्पायर्ड, और मोसेस को इंस्पायर किया गया था बाय यूरेनिया फॉर दिस टास्क। इस टास्क के लिए यूरेनिया ने उसे करा था। तो वो पर्वत पे जहां पर उसने बैठ करके जो होरब माउंटेन था ना, उस माउंटेन पे, या सिनाई का माउंटेन या होरब माउंटेन कहा जाता है, वहां पे मोसेस ने इजराइल वालों को, यहूदियों को ये बताया कि कैसे, सबसे पहले उसने शिक्षा दी थी कि किस तरीके से ये पृथ्वी और जो स्वर्ग है ये कैसे निकल के आए, तो वो बात उसने सिखाई थी। तो वो मोसेस है, अब उसका भी जन्म दिखा दिया। जबकि मोसेस तो बहुत पुरानी बात है, मूसा का बताया जाता है कि वो भी एक पैगंबर की तरह था, किस तरीके से उसने लीड करा था व्यक्तियों को। 9 सिस्टर्स रहती है इस हेलिकन माउंटेन पर, यूरेनिया इज वन ऑफ देम है, उनमें से एक है। सी इज द गॉडेस ऑफ पोइट्री और एस्ट्रोनॉमी, दोनों तरीके से आ जाता है इसका जिक्र। वो पोइट्री की गॉडेस भी है, और खगोल शास्त्री जो ये मतलब एस्ट्रोनॉमी होती है ना, उसकी भी गॉडेस है। आफ्टर लिसनिंग टू ऑल दीज फ्यूचर स्टोरीज, ये सारी कहानी सुनने के बाद, अब कितनी कहानी आ गई, इब्राहिम की आ गई, मोसेस की आ गई, नोहा की आ गई, ये बहुत सारी स्टोरी अब सुनने के बाद में, कैन और एबल की भी आ गई। आफ्टर लिसनिंग टू ऑल दीज फ्यूचर स्टोरीज एडम इज रिलीव्ड, अब एडम को रिलीफ पहुंचा, मतलब आराम पहुंचा, दैट गॉड विल ब्लेस ए पोर्शन ऑफ ह्यूमन काइंड, कि भगवान ब्लेसिंग करेगा, एक हिस्सा, पोर्शन होता है हिस्सा, ह्यूमन काइंड को ब्लेस करेगा, आशीर्वाद देगा। आफ्टर हैविंग इट कर्ज फॉर सो लॉन्ग, लंबे समय तक कर्ज देने के बाद लास्ट में गॉड ह्यूमन काइंड को ब्लेस करेगा। तो ये बात समझ में एडम के आ गई। तो एडम, आफ्टर लिसनिंग टू ऑल दीज फ्यूचर स्टोरी को सुनने के बाद में, एडम को रिलीफ पहुंचा कि भाई गॉड जो है ना, वो ब्लेस करेंगे ह्यूमन काइंड को, आफ्टर ए लॉन्ग कर्स, एक लंबे अभिशाप के बाद में फिर एक ब्लेसिंग भी देंगे। तो ये पता है। माइकल कहता है दैट इन इजराइल आफ्टर मैनी डिफरेंट रूलर्स, जब अब इजराइल में भी, भाई अब्राहम के बाद में, फिर उसके बाद में मोसेस के बाद में, इजराइल में आफ्टर मैनी डिफरेंट रूलर्स, बहुत सारे रूलर आएंगे, राजा आएंगे, एक किंग आएगा, एक राजा नेम्ड डेविड होगा जिसका नाम विल अपियर, एंड फ्रॉम हिज डिसेंडेंट्स, डिसेंडेंट्स होते हैं उसके वारिस, और एक डेविड आएगा, फिर उसके वारिस विल इवेंचुअली कम ए मसीहा नेम्ड एज जीसस,
अब आता है वो। देखो, जैसे मैं ये थोड़ा सा ऐसे समझने की कोशिश करो। अगर मान लिया ये इंडिया में लिखा हुआ होता, हिंदू धर्म के बारे में होता, और गीता से कुछ बात ली हुई होती, जैसे बाइबल से मिल्टन ले रहा है, और कोई ऐसे ही मिल्टन की तरह कोई सूरदास जैसा व्यक्ति कोई एक ग्रंथ लिखने लग जाता, तो वहां पर वो जिक्र, अब ये नाम आपको थोड़े अटपटे चटपटे लग रहे होंगे, लेकिन तब नहीं लगते अगर वो बताता। वो क्या कहता है कि भाई ऐसा ऐसे होगा, एक भारत में एक राजा होगा, पहले पुराने राजाओं की बात करेगा, और फिर धीरे धीरे कि भाई उसकी फिर कई सारे राजा आएंगे, फिर एक राजा आएगा दशरथ, और दशरथ का बेटा आएगा राम, ऐसे। फिर हमें राम पे जाना है। या वो कृष्ण की बात करे वाले, हमारे तो कई भगवान हो गए ना, कृष्ण की बात करेंगे तो फिर उनकी तरफ वाले इनको बताएंगे कि भाई फिर कृष्ण जी जन्म लेंगे उससे। तो ये कृष्ण हो चाहे राम हो, ये सब ऐसे ही आम आदमियों से ही मतलब जन्मे हैं, आम आदमियों के। जो उनकी माता है वो एक कॉमन लेडी है, चाहे वो कृष्ण जी की माता वो हो कि यशोदा, नहीं, कृष्ण जी की माता यशोदा, माता यशोदा, हाँ यशोदा ही है, तो यशोदा हो। और या राम की माता, ना ना, राम की है यशोदा तो, राम की माता हो यशोदा के कई, या कृष्ण जी की माता हो। कृष्ण जी की माता कौन है, दो ही इनकी तो, मतलब चलो खैर, कॉमन है ना वे लेडी। तो वे कोई भगवान थोड़ी थी। तो कृष्ण के मामा थे जैसे कंस, तो कंस की बहन है जो भी। तो वो ये कहना चाह रहा है कि भाई ऐसा है। अब अगर इंडियन वाली मैटर आते तो वहां पर जिक्र ये आता कि देखो, वो इतने बड़े भगवान जो थे वहां जन्मे थे। अब उन्हें जीसस क्राइस्ट के बारे में बताना था। तो जीसस क्राइस्ट में बात अगर हम कर रहे हैं तो ईसा मसीह, वो जो ईसा मसीह जो पैदा हुए थे, तो उनकी बात बताई जा रही है कि माइकल बताता है कि इजराइल, अब जैसे वो यहाँ पैदा हुए, तो इजराइल में बहुत सारे रूलर्स के बाद एक राजा आया डेविड। अब डेविड के, हाँ, तो यशोदा जो है वो कृष्ण जी की माँ हो गई। तो राम की माँ कौन है फिर? अगर यशोदा कृष्ण जी की माँ है, तो राम की है कौशल्या, हाँ ठीक है। कौशल्या और केकई जो है वो राम की माँ निकली, और यशोदा जो है वो माँ है कृष्ण जी की। ठीक है, बिल्कुल। तो माइकल ये कहता है कि इजराइल में आफ्टर मैनी डिफरेंट रूलर्स ए किंग नेम डेविड विल अपियर, वो अपियर होंगे, फिर उनके डिसेंडेंट्स होंगे। डिसेंडेंट्स माने वारिस। तो जैसे हम बात करने लगे दशरथ, फिर उनके वारिस आएंगे, तो ऐसे बताया जा रहा है यहाँ पे डेविड, उनके फिर वारिस आएंगे, और उन्हीं वारिस में इवेंचुअली ऐसी घटना पूर्वक एक मसीहा आएंगे जिनका नाम होगा जीसस क्राइस्ट। और सन, उन्हें सन के नाम से, सन ऑफ गॉड के नाम से जाना जाता है। हु विल ब्रिंग टुगेदर हेवन एंड अर्थ वंस अगेन, एक बार और हेवन और अर्थ को एक साथ ले आएंगे। और वो एक साथ लाने का मतलब समझ रहे हो आप, अच्छे काम करोगे तो आप स्वर्ग जाओगे। हाउएवर ही विल हैव टू सफर ए लॉट, किंतु फिर भी जो जीसस क्राइस्ट होंगे ना वो बहुत सफर करेंगे, मतलब बहुत बड़ा कष्ट झेलेंगे। ये बात हम पैराडाइस रीगेन्ड में देखेंगे, वहां पर जीसस क्राइस्ट के बारे में बात करेंगे। हाउएवर ही विल हैव टू सफर ए लॉट, वो बहुत ज्यादा सफर करेंगे, कष्ट झेलेंगे। ही विल बी पनिश टू डेथ, उन्हें मौत की सजा भी मिलेगी, बट ही विल फुलफिल द प्रोफेसी, लेकिन वो प्रोफेसी को कंप्लीट करके जाएंगे कि हेवन को तुम्हारे लिए एक तरीके से दे के जाएंगे तुम्हें स्वर्ग। तो फिर इंसान स्वर्ग के लिए भी जाया करेंगे, मतलब जो अच्छे वर्क करेगा वो स्वर्ग जाएगा। एडम एंड ईव टर्न अवे फ्रॉम पैराडाइज हैंड इन हैंड विद माइक। अब इतनी बात सुन के जब लास्ट हो गई सारी बातें, जीसस क्राइस्ट के बारे में बता दिया, तो दोनों के दोनों एडम और ईव टर्न अवे, अब चले जाते हैं वे, पैराडाइज से निकल जाते हैं, हैंड इन हैंड, हाथ में हाथ डाल करके दोनों के दोनों माइकल के साथ अर्थ की तरफ को चलते थे। अब यहां पर मतलब ये बुक के जो लाइन टू लाइन क्वेश्चन थे वो खत्म हो जाते हैं, 12 बुक्स कंप्लीट हो जाती है पैराडाइज लॉस्ट। अब बात करते हैं कुछ अलग क्वेश्चन, किसी भी बुक के अंदर मतलब उस समय नहीं बताया गया, या इस बुक पे पैराडाइज लॉस्ट पे किसी ने कुछ बोल दिया। अब कुछ ऐसे मिसलेनियस क्वेश्चन है जो मैंने शुरू में भी कराए थे, फर्स्ट बुक से पहले भी 100 के आसपास क्वेश्चन कराए थे, फिर कुछ मैं 20 30 50 क्वेश्चन और करा रहा हूँ। मिसलेनियस क्वेश्चन है ये पैराडाइज लॉस्ट पर, इन्हें भी देख लेते हैं। Eve asks Satan how he can speak as a man while he is a serpent. अब देखो ये क्वेश्चन अंदर उस समय नहीं लिखवाए गए थे जब वो बुक चल रही थी, हालांकि ये 4th नंबर पे है, जिस समय, नहीं सॉरी, नाइन्थ नाइन्थ बुक है, जिस समय एडम मतलब ईव को फुसला रहा था ये सैटन।
तो उस समय की स्पीच है 9th नंबर बुक में। लेकिन फिलहाल यहां पर देख लेते हैं इसे। ईव सैटर्न से ये कहती है, सैटर्न ने भेष बदल रखा था सांप का, सरपेंट बना हुआ था। हाउ कैन ही स्पीक एज ए मैन, तुम एक इंसान की तरह कैसे बोल सकते हो जबकि ही इज ए सरपेंट, कि वो तुम तो एक सरपेंट हो फिर भी तुम ऐसा बोल रहे हो। क्योंकि इंसान की भाषा एक जैसी थी, और कोई ऐसा नहीं था कि अलग अलग हमें कहीं से भाषा अलग अलग, वो तो बाद में श्राप दिया फिर गॉड ने कि भाई अब ऐसा है कि ऐसे भाषा भी सबकी अलग अलग होगी। सैटर्न उसे बताता है दैट इट इज ड्यू टू द ट्री ऑफ नॉलेज। ये कन्विंस कर रहा था उसे, ये बातें थी जो बात एक तरीके से ईव को अच्छी लगी, और ईव उसकी बातों में आ गई। उसने कहा कि भाई ऐसा है कि मैं जो ये बोल पा रहा हूं ना, मैंने, वो बताता है कि इट इज ड्यू टू द ट्री ऑफ नॉलेज, वो नॉलेज का जो ट्री है ना एप्पल का, उसकी वजह से है ये जो मैं बोल रहा हूँ। इफ यू टेस्ट इट, अगर आप भी टेस्ट कर लोगी, यू विल ऑल्सो हैव डिवाइन पावर, तुम्हारे अंदर दैवीय ताकत आ जाएगी, ऐसे बोलता है। और ये भी कहता है जब वो इस बात पे भी तैयार नहीं होती ना, तो उसकी ब्यूटी की सुंदरता करता है, ब्यूटी की तारीफ करता है, मतलब उसकी सुंदरता की तारीफ करता है। और कहता है तुम और ब्यूटीफुल, पहले ब्यूटीफुल हो और ब्यूटीफुल हो जाएगी। तो ये सुन करके उसे अच्छा लगता है, और वो फिर इसकी बातों में आ जाती है। सैटर्न टेक्स द फॉर्म ऑफ चेरब। अब ये सैटर्न ने क्या क्या, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। सैटर्न ने कौन कौन से भेष बदले इस पूरे इपिक में। सैटर्न टेक्स द फॉर्म ऑफ चेरब, तो होता है एंजल, जो ये लूसीफर के नाम से ऊपर था गॉड के उसमें, ठीक है। फिर ये कॉर्मोरेंट की, कॉर्मोरेंट फ्रॉग, कॉर्मोरेंट वहां एक वो हो जाता है कोआ, जिस ऐसे उस पर बैठा भी था ये। और फिर फ्रॉग की, फिर सरपेंट की। थ्रू आउट दिस इपिक, इस इपिक के दौरान ये इतनी सारी फॉर्म चेंज करता है अपनी। नेचर फॉर्म मिल्टन टू बी ए ग्रेट पोइट, मैथ्यू आर्नोल्ड कहता है कि प्रकृति ने मिल्टन को इतना महान पोइट बनाया है। ये मैथ्यू आर्नोल्ड की मिल्टन के लिए स्पीच है। बिफोर राइटिंग पैराडाइज लॉस्ट, इसे लिखने से पहले मिल्टन ने सोचा कि मैं किंग अर्थर के बारे में लिखूंगा। किंग अर्थर की भी कहानी टेनिसन ने लिखी है, तो किंग अर्थर के बारे में लिखना सोच रहा था, इसे कुछ बड़ा लिखना था, तो इसने सोचा मैं किंग अर्थर के बारे में लिखूंगा। बाद में इसने वो अपना प्लान हटा दिया। लेटर ऑन ही डिसाइडेड टू राइट ऑन द फॉल ऑफ मैन, फिर इसने फॉल ऑफ मैन के ऊपर लिखा। इसमें कुछ हद तक कहीं ना कहीं जो ओलिवर क्रोमवेल था वो भी सपोर्टर थे, मतलब उन्होंने भी इसे उकसाया था कि तुम लिखो गॉड, मतलब मैन के फॉल के बारे में। द कॉपीराइट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट वाज सोल्ड टू सैमुअल सिमंस है। इसने 5 पाउंड में इसका कॉपीराइट बेच दिया। कॉपीराइट बेचने का मतलब ये होता है कि यही पब्लिश करा सकता है इस बुक को। तो किसे बेचा था ये ध्यान रखना है, सैमुअल सिमंस है उसे बेचा था। पैराडाइज लॉस्ट एज द ड्रीम ऑफ प्यूरिटन फॉलन एज लीप ओवर हिज बाइबल। ये लेमर्टिन कहता है कि पैराडाइज लॉस्ट जो है ना, एज द ड्रीम ऑफ प्यूरिटन, प्यूरिटन का ड्रीम है। प्यूरिटन जो होते हैं ना, जैसे मिल्टन भी एक प्यूरिटन था, कट्टर जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं, उनका सपना है पैराडाइज लॉस्ट बुक जो है ये। फॉलन एज लीप ओवर हिज बाइबल, जो कि फॉलन एज लीप होता है सोए हुए पड़े थे बाइबल में, जो बाइबल में मतलब जिन्हें दिखाया गया वो सोए पड़े, तो उनका सपना था कि एक पैराडाइज लॉस्ट हो, और ये काम पूरा करा है मिल्टन ने। बिलाइल का कैरेक्टर है, ये भी एक सैटर्न का फॉलोवर था। वाज द लास्ट इन द लाइन ऑफ फॉलन एंजल्स की लाइन में लास्ट का एक कैरेक्टर है बिलाल का। और ये भी कहा गया है कि जो उसने कहा था ओलिवर क्रोमवेल ने कि बिलाल की तुलना उसने किससे करी थी, जो कोर्ट के राज दरबारी कवि हुआ करते थे उनसे करी थी। बिलाल इज एसोसिएटेड विद लस्ट एंड वॉयलेंस। हर, मतलब 4-5 एंजल के बारे में, एंजल क्या, आप तो वो सैटन कह दो आप उन्हें, या डेविल्स कह दो, 8-7 या 6-7 ही ऐसे डेविल्स हैं जिनकी कुछ ना कुछ खूबी है। जैसे एब्डेल था, वो चेंज कर दिया करता था। मोलाज था, सबसे पहले बोला लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता था। तो कुछ ऐसे मतलब छोटे छोटे से हैं, इनके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। बिलाल इज एसोसिएटेड विद लस्ट एंड वायलेंस, ये कामुकता, लस्ट मतलब एक डिजायर फॉर फिजिकल रिलेशन, उसे लस्ट बोलते हैं। एंड वायलेंस, लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहता था। When night darkens the streets, wander forth the sons of Bilal, flown with insolence and wine. देखो ये जो कोर्ट के जो दरबारी कवि थे उनके ऊपर बोली है लाइन, और बिलाल का एग्जाम्पल दिया मिल्टन ने, कि जो ये बिलाल था ना, जब नाइट, रात अंधेरा कर देती थी, नाइट डार्कन्स करती है स्ट्रीट को, जब गलियों में अंधेरा पसर जाता था। क्योंकि उनकी तुलना क्यों करी है, वे दिखाया कि वे भी जो कॉर्टियर है दरबारी, वे शराबी है और वे चापलूस है,
और वे जो चार्ल्स सेकंड है उसकी बस हमेशा क्या करते रहते हैं, चापलूसी करते रहते हैं। तो उनकी तुलना मैंने पहले भी बताया था, कोर्ट पोइट से तुलना करिए। बिलाल, सन्स ऑफ बिलाल बोला उसने उसे, ये बिलाल के बेटे हैं। वेन नाइट डार्कन्स, जब रात अंधेरा कर देती है स्ट्रीट में, मतलब गली में जब अंधेरा हो जाता है, वांडर फोर्थ द सन्स ऑफ बिलाल, तो बिलाल के बेटे वांडर फोर्थ करते हैं, भटकते हैं इधर उधर। फ्लोन माने इधर उधर जाते हैं, विद इंश्योरेंस, अज्ञानता से, एंड वाइन, शराब, शराब के नशे में अज्ञानता में भटकते रहते हैं जब अंधेरा हो जाता है चारों तरफ। तो बिलाल के जो बेटे, यहाँ पे आपसे कहे सन्स ऑफ बिलाल, ये किसके लिए बोला जा रहा है? तो द पोइट्स ऑफ कोर्ट, और कोर्ट कौन सा? जो राजाओं का जो दरबार होता है, किंगडम, किंगडम के ये, इन्हें कैवेलियर पोइट्स के नाम से भी जाना जाता था। तो उनके लिए बोला है किसने? मिल्टन ने ये लाइन डाली है। तो सन्स ऑफ बिलाल किसे कहा है, वो पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। फ्रॉम हीरो टू जनरल, अब देखो इसमें सैटर्न ने कितने रूप परिवर्तन करे वो तो आपको पता लग ही गया। इसने अपनी पोजीशन, या आप ये कह सकते हो डेजिनेशन, जो पद थे वो कैसे कैसे बदले। फ्रॉम हीरो टू जनरल, ये हीरो से एक जनरल, मतलब एक लड़ने वाला जो जनरल होता है ना, वो बना। जनरल से पॉलिटिशियन बना। आपने देखा ये पॉलिटिशियन वाला, जब ये नीचे गिर गया तो वो सबको इकट्ठा करता है, लीडर बनता है उनका। जो सैटर्न है पॉलिटिशियन वाला काम करता है कि भाई हमें ऐसे करना है। और पॉलिटिशियन से ये सीक्रेट सर्विस एजेंट बना। सीक्रेट सर्विस एजेंट कैसे होता है कि अब ये पता लगाने वाला कि भाई बताओ कहाँ पर है ईडन गार्डन। अब वो घूम रहा है, पता लगा रहा है डेथ से, और इनसे पूछ रहा है, कॉइस से पूछता है, कॉइस उसे रास्ता बताता है। फिर वो यूरियल से मिलता है, वहां पे पूछता है। तो ये एक सीक्रेट एजेंट भी बना। एंड देंस, और तब, टू ए थिंग दैट, फिर एक ऐसी चीज भी बना, दैट पीर्स इन ए बेडरूम, जो बेडरूम में झांकते हैं और बाथरूम में की विंडो में झांकते हैं। तो बाथरूम और ये जो बेडरूम है, ये किसे बोला जा रहा है कि ये एडम और ईव के अंदर, ईव सो रही थी, झांक करके देखना कहाँ है, कैसे है, कौन कहाँ क्या कर रहा है। तो ऐसा भी व्यक्ति बना, ये वाला काम करने वाला भी। एंड देंस, और बाद में, टू ए टोड, एक टोड भी बना, एक मेंढक बना। एंड फाइनली, और आखिरी में एक स्नेक बना। सच इज द प्रोग्रेस ऑफ सैटर्न, सैटर्न की ये प्रोग्रेस। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई क्वेश्चन को छिपाए हुए हैं। तो ये चेंजिंग सैटर्न के कैरेक्टर में देखने को मिलती है इस पूरे वर्क में। मिल्टन, जीसस क्राइस्ट जो है उन्हें कहते हैं द सेकंड, सेकंड बोलते हैं द सेकंड एडम इन द एंड ऑफ दिस इपिक। इपिक के अंत में उसे दूसरा एडम कहते हैं। पैराडाइस लॉस्ट में जब लास्ट में जीसस क्राइस्ट जो है, जब उनकी मौत हो जाती है या जब लास्ट टाइम चलता है, तो तब वे कहते हैं कि ये सेकंड एडम है। ड्राइडन सेड फॉर पैराडाइस लॉस्ट, ड्राइडन ने कुछ तारीफ और ज्यादातर कुछ बुराई भी करी है। ड्राइडन क्या कहता है पैराडाइस लॉस्ट के बारे में? एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोस्ट नोबल एंड सबलाइम पोएम्स विच आइदर दिस एज और नेशन हैज एवर प्रोड्यूस्ड। ये बहुत बड़ी तारीफ करी ड्राइडन ने, कहा है एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ये जो पैराडाइस लॉस्ट है उन महान, मोस्ट नोबल, श्रेष्ठ जो वर्क है, एंड सबलाइम पोएम्स, और जो उच्च पोएम्स उनमें से एक है। वे उच्च पोएम्स विच आइदर दिस एज, या तो इस एज में या राष्ट्र में, हैज एवर प्रोड्यूस, जो हमारे राष्ट्र में या इस युग में प्रोड्यूस की गई हो, लिखी गई हो, उनमें से एक है, महान पोयम में से। द बुक मिल्टन्स गॉड वाज रिटन बाय विलियम इब्सन। विलियम इब्सन ने जो मिल्टन ने गॉड का जो दिखाया है ना यहाँ पे, जो गॉड के बारे में बताया है, तो मिल्टन्स गॉड के ऊपर ही लिख दी। जैसे मिल्टन के सैटर्न के ऊपर भी वर्क लिखा हुआ है, मिल्टन का सैटर्न, ऐसे ही मिल्टन ने अपना गॉड अपने तरीके से बनाया। तो मिल्टन्स गॉड के ऊपर एक वर्क लिखा है, और वो विलियम इब्सन ने लिखा मिल्टन्स गॉड नाम से। कीट्स ने मिल्टन को कहा है द करप्टर ऑफ अवर लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज को करप्ट करने वाला, क्योंकि मिल्टन के अंदर एक खासियत थी, उसमें बहुत भाषाओं का ज्ञान था, तो वो कोई एक लैंग्वेज में नहीं लिखा करता था, चेंज करता था। बुक फर्स्ट जो है पैराडाइस लोस्ट की, इसे पैरोडी ऑफ मिलिट्री एक्सपीडिशन बोलते हैं। मिलिट्री का जो मिशन है ना, एक्सपीडिशन मतलब मिशन, उसकी पैरोडी कर दी। ये पैरोडी से होता है मजाक उड़ा देना, मतलब एक मिलिट्री का मिशन हुआ करता है, जैसे मिलिट्री वाले एक, ऐसे ही स्टार्टिंग में बुक फर्स्ट में सारे के सारे इकट्ठे हो गए, ऐसे कर रहे हैं जैसे मिलिट्री बना लिए इन्होंने और एक मिशन कर रहे हैं। तो उसकी पैरोडी सी बना दी, मजाक करा है यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जैसे रेप ऑफ द लॉक में एक लड़ाई जो दिखाई जाती है, और वो ताश के पत्तों की लड़ाई दिखा देता है, मॉक इपिक है ना, वो मजाक उड़ा देता है एक तरीके से युद्ध का।
तो वो एक इपिक तो है नहीं, मॉक इपिक है। तो उसमें ताश में गुलाम बादशाह, अरे वो बादशाह आया अपनी सेना को लेकर के, तो बेगम पहुंची वहां पे, तो बादशाह बेगम की लड़ाई हुई। ऐसे मतलब युद्ध को इस तरीके से दिखा देते हैं, मशीनरी दिखाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी मिलिट्री की जो लड़ाई होती है उसकी बुक फर्स्ट में जिस तरीके से सारे बैठ करके बातें कर रहे थे, तो वो एक पैरोडी है। बुक सेकंड जो है पैराडाइज लोस्ट की, वो पैरोडी है पॉलिटिकल डिबेट की। जब खड़े होके सब एक एक माइक ले लेके बोल रहे हैं ना, मतलब माइक तो नहीं है लेकिन एक एक करके बोल रहे हैं, मोलाज बोल रहा है, बिलाल बोल रहा है, बेलजीबा अपनी अपनी सब भाषण कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। वो भी एक पैरोडी है पॉलिटिकल डिबेट की। मिल्टन ने सैटर्न को आर्क एंजल कहा है, द ट्रू हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट का ट्रू हीरो बताया है मिल्टन ने सैटर्न को। तो सैटर्न ट्रू हीरो है पैराडाइज लॉस्ट का। अगर आपसे पूछा जाए ना कि कौन है, तो वैसे अगर ये पूछा जाए कि मिल्टन के अनुसार कौन है, फिर तो आप सीधा लगा दोगे। लेकिन ये वाला क्वेश्चन कि हु इज द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, और उसमें एडम नाम आएगा, गॉड का भी नाम आएगा, जीसस क्राइस्ट का भी आएगा, और सैटर्न का भी आएगा, तो वहां बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग राय है। और अगर ये पूछे अकॉर्डिंग टू मिल्टन हु इज द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, तो एकदम लग जाता है। और अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए कि कौन हीरो है, तो भी आपको सैटर्न ही लगा के आना है, क्योंकि मोस्टली पर्संस से दैट द मेन हीरो ऑफ दिस इपिक इज सैटर्न। मिल्टन ने गॉड को डल एंड वीक्ड भी कहा है अपने कि गॉड जो है थोड़े से वीक्ड है और डल है, मतलब नीरस। सैटर्न को तो ऊंचा बता दिया और गॉड को छोटा कर दिया। नथिंग कैन एक्सीड द एनर्जी एंड मैग्निफिसेंस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ सैटर्न। सैटर्न के कैरेक्टर की तारीफ ज्यादातर सभी ने करी है, कोई भी नहीं कर सकता एक्सीड माने आगे को बढ़ जाना, मतलब इससे आगे नहीं निकल सकता। जो एनर्जी है और जो मैग्निफिसेंस है, जो ताकत है, मैग्निफिसेंस माने होता है उदारता या उच्चता, महानता। जो महानता और जो एनर्जी है ना कैरेक्टर की सैटर्न की, उससे आगे कोई नहीं निकल सकता। एज एक्सप्रेस्ड इन पैराडाइज लॉस्ट, जो पैराडाइज लॉस्ट में सैटर्न की एनर्जी और मैग्निफिसेंस जिस तरीके से एक्सप्रेस की गई है पैराडाइज लॉस्ट में, उससे एक्सीड कुछ भी नहीं है। ऐसा डिफेंस ऑफ द पोइट्री जो पीबी शैली ने अपना वर्क लिखा है, उसने जो ये वर्क है उसका क्रिटिकल वर्क है, उसके अंदर इसने सैटर्न की भी तारीफ कर, कि सैटर्न को मिल्टन ने जिस तरीके से उसकी एनर्जी को और उसकी मैग्निफिसेंस उदारता को दिखाया है ना, इससे ज्यादा कुछ और नहीं हो सकता। मिल्टन का जो पर्पस है इस बुक को लिखने का, वो है जस्टिफाई करना द वे ऑफ गॉड टू मैन। जो गॉड ने इंसान के लिए जो रास्ते खोजे हैं, कि भाई उसे उस समय निकाल दिया, फिर उसे फिर दोबारा स्वर्ग में कर दिया, फिर जीसस का जो ये तौर तरीके जो गॉड तक, ये मेन लाइन है इसकी पूरी बुक की, मतलब थीम है इसकी, कि जस्टिफाई, उसे न्यायोचित ठहरा रहा है। मिल्टन कह रहा है भाई गॉड ने जो ये तरीका है ना वो सही है, जो उसका वे था गॉड का टू मैन, मैन के लिए जो उसने अपने ये रास्ते बनाए वो बिल्कुल उचित है। द डेविल इज प्रॉपरली द हीरो बिकॉज ही गेट्स द बेटर। जॉन डेनिस ने भी सैटन की तारीफ कर दी, कहता है जो डेविल है ना सैटन, ये प्रॉपरली द हीरो, यही हीरो है क्योंकि ही गेट्स द बेटर, क्योंकि ये ज्यादा अच्छा प्राप्त करता है, मतलब ये ज्यादा अच्छा कर पाता है। सैटर्न इज द हीरो ऑफ मिल्टन, ये ड्राइडन ने भी बोल दिया, तो सैटर्न का तो मीन हो गया। श्री अरविंदोज की जो सावित्री है हमारे इंडियन में, जो ये महाकाव्य है सावित्री, कैन बी कंपेयर टू पैराडाइज लोस्ट, से इसकी तुलना की जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा महाकाव्य है। वी रीड पैराडाइज लोस्ट एज टास्क, नबडी एवर विज्ड इट लॉन्गर। अब ये डॉक्टर जॉनसन है, इसने, मैं ड्राइडन कह रहा था पहले, ड्राइडन ने तो तारीफ करी है, लेकिन डॉक्टर जॉनसन ने कुछ बुराई कर दी इसकी पैराडाइज लोस्ट की, और एक जगह नहीं दो तीन जगह करी है। क्या क्या करी है वो देख लो। वो कहता है डॉक्टर जॉनसन, जिसने डिक्शनरी लिखी है, डॉक्टर जॉनसन, वो कहता है वी रीड पैराडाइज लॉस्ट एज ए टास्क। हम पैराडाइज लॉस्ट को ज्यादा एंटरटेनमेंट के साथ नहीं पढ़ते, टास्क लगता है हमें, ये काम वर्क है। नबडी एवर विज्ड इट लॉन्गर, कोई भी नहीं चाहता इस इच्छा कि ये लॉन्गर हो और ज्यादा बढ़े। मतलब जिस चीज में इंटरेस्ट आता है तो इंसान सोचता है कि हम कोई मूवी देख के आए, और उस मूवी को देखने में लगता है यार 3 घंटे, यार ये और 1 घंटा और लंबी हो जाए, मतलब ऐसा। और कभी कभी ऐसा लगता है ये जल्दी से खत्म। तो ऐसे बोल रहा है डॉक्टर जॉनसन, कह रहा है कि इसे कोई नहीं भी इच्छा करेगा कि और लेंथी हो, यही चाहेगा कि ये जल्दी खत्म हो। तो किसी की इच्छा नहीं होती इसे। और फिर एक लाइन और बोल दी इसके बारे में, फिर एक कमी निकाल दी, द इपिक मतलब पैराडाइज लॉस्ट लैक्स ह्यूमन इंटरेस्ट। मानव का इंटरेस्ट नहीं है इसमें, मतलब हम इसे इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ते। डॉक्टर जॉनसन ने पैराडाइज लॉस्ट के बारे में ये वही लाइन बोल दी। द डॉक्ट्राइन फ्रीडम ऑफ विल, ये जो सिद्धांत है ना, इच्छा की फ्रीडम होना,
फ्रीडम ऑफ विल। जैसे सैटर्न जो था ना, वो नहीं चाहता था कि मैं कंट्रोल में काम करूं, स्लेवरी नहीं चाहता था, उसके जो फॉलोअर्स थे वे भी नहीं चाहते थे, तो वो फ्रीडम चाहता था। मिल्टन भी यही चाहता था, फ्रीडम ऑफ विल इज फाउंड इन पैराडाइज लॉस्ट में ये सिद्धांत देखने को मिलता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ड्राइडन का जो ओपेरा है, ओपेरा होता है एक जैसे पहले वे चला करते थे जो क्या बोले आपको, सांग कहते हैं हिंदी में, इसे गांव की भाषा में सांग, मतलब स्टोरी सी हुआ करती थी। जैसे हमारे यहाँ पे रामलीला भर जाती है तो उसमें उसके रोल्स अदा करते हैं, छोटी छोटी सी कहानियां अ, दिखाते रहते हैं ना, उसे बोलते हैं ओपेरा। द स्टेट ऑफ इनोसेंस करके एक ओपेरा लिखा है ड्राइडन ने, वो भी बेस्ड है मिल्टन की पैराडाइज लोस्ट पर। मतलब पैराडाइज लोस्ट को देख करके ड्राइडन ने लिखा। ड्राइडन तो बहुत ज्यादा अफेक्टेड है, प्रभावित है, बहुत ज्यादा, मतलब उसे अच्छा लगा पैराडाइज लोस्ट, और उसने इसी के ऊपर एक वर्क लिखा। सैटर्न वाज ए ग्रेट रेबल, एक बहुत बड़ा विद्रोही था, मतलब विद्रोह किया था उसने। एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर भी है, लाइक प्रोमीथियस की तरह है, हेजलिट ने कहा। प्रोमीथियस अनबाउंड, ये हम पीबी शैली का वर्क है, प्रोमीथियस अनबाउंड, इसे हम पढ़ेंगे भी, प्रोमीथियस अनबाउंड को। और इसी प्रोमीथियस जो है ना, वो भी ऐसे ही दिखाया गया सैटर्न की तरह, तो कैरेक्टर है प्रोमीथियस का। तो ये पीजीटी में, मतलब पीवी शैली लगा हुआ है वहां पर, उसके बारे में पढ़ते भी हम। सैटर्न वाज ए ग्रेट रेबल, वो एक ग्रेट रेबल था, एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे प्रोमीथियस था, ये हेजलिट ने कहा था। विदाउट सैटर्न दिस इपिक कुड नॉट मूव फर्दर। मैथ्यू आर्नोल्ड कहता है कि अगर सैटर्न ना होता तो ये इपिक और आगे नहीं बढ़ सकता था। तो मतलब सैटर्न मेन है। तो आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ से दिखाई दे रहा है कि सैटर्न का कैरेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना और कोई कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि ज्यादातर सारी स्टोरी उसी से रिलेट करती है, और वो फर्स्ट से लेकर लास्ट तक चलता है सैटर्न का कैरेक्टर। पैराडाइज लॉस्ट इज बेस्ड ऑन द बाइबलिकल थीम। पैराडाइज लॉस्ट में बाइबल की थीम है। ये जो फॉल ऑफ मैन की कहानी है ना, बाइबल से पहली बुक है बाइबल की, जेनेसिस, उससे ली गई है। हिज रिडेप्शन, रिडेप्शन होता है मुक्ति मिलना, इंसान की मुक्ति थ्रू जीसस क्राइस्ट के माध्यम से। एंड द पर्पज इज टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। और जो ये गॉड के पर्पज जो है, ये मिल्टन का जो पर्पज है ना लिखने का, कि वो जस्टिफाई करना चाहता है भगवान के जो रास्ते हैं, जो ऑर्डर तौर तरीके हैं मैन के लिए, तो जो उसे उसने जस्टिफाई करा, ये तीनों बात, कि जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, और जीसस क्राइस्ट के द्वारा इंसान का रिडम्पशन मिलना, मुक्ति मिलना, और मतलब हेवन का दोबारा प्राप्ति होना, और द फॉल ऑफ मैन, ये सारी चीज बाइबल में है। मिल्टन ने टोटल बाइबलिकल थीम लिए, उसे एक्सटेंड कर दिया, थोड़ा बढ़ा के लिख दिया उसने, बस इतना काम मिल्टन ने करा है, तो बाइबल से लिए सारा कुछ। द epic वैल्यू ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज सेंटर्ड इन द कैरेक्टर एंड अचीवमेंट्स ऑफ सैटर्न। इस ईपिक की पूरी वैल्यू, ईपिक की जो महत्व है पैराडाइज लॉस्ट का, सब केंद्रित है एक ही कैरेक्टर में, और अचीवमेंट्स में सैटर्न का जो अचीवमेंट है, जो उसकी उपलब्धि है, ये ये रेलिफ कहता है। तो रेलिफ के अनुसार जो ईपिक है ना पूरा का पूरा, वो इसी कैरेक्टर पे सीमित है सैटर्न के। जो लैंग्वेज है पैराडाइज लॉस्ट की, इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेक्सिस एंड सिंटैक्स ऑफ लेटिन। लेटिन के लेक्सिस एंड सिंटैक्स, सिंटैक्स होता है जैसे हम वर्ड पूरे सेंटेंस, पूरा सेंटेंस जो होता है वो सिंटैक्स है, भाई नाउन इधर रखना, वर्ब इधर रखना, ये सिंटैक्स होता है। और लेक्सिस होते हैं उसके छोटे छोटे जो हम वर्ड होते हैं, वर्ड जो बनाए जाते हैं। तो जो वोकेब्स है, जो सिंटैक्स है, वो लेटिन से बड़ा प्रभावित है। पैराडाइज लॉस्ट के अंदर लेटिन भी यूज करी है, इसमें करता ही है, मिल्टन का काम है वो लेटिन तो यूज करता है। मिल्टन यूज सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, ये सीधा सीधा क्वेश्चन, ये तो सभी को पता ही है। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स से तो भरा ही हुआ है सारा का सारा, ये जितने भी एंजल्स डेविल सब यही है। सब्लिमिटी होती है महानता, उच्चता, इज द प्री इमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट का मुख्य है। इमिनेंट होता है प्रसिद्ध, प्री इमिनेंट मतलब बहुत ज्यादा शुरुआत से ही, इमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो मुख्य बिंदु है वो है सब्लिमिटी। मतलब पैराडाइज लॉस्ट बहुत ही भाई ग्रांड स्टाइल में लिखी हुई है, सब्लिमिटी है, महानता है इसमें। द सब्लिमेस्ट पार्ट्स आर द, अब वो सब्लिमेस्ट पार्ट कौन कौन से हैं, महान पार्ट इसके क्या क्या है। एक तो रिविलेशन ऑफ मिल्टन ओन माइंड, मिल्टन के माइंड का प्रकटीकरण, मतलब मिल्टन ने अपने माइंड को बहुत ज्यादा इसमें डाला है, यूज करा है। प्रोड्यूसिंग इटसेल्फ एंड इवॉल्विंग इट्स ओन ग्रेटनेस, प्रोड्यूसिंग इटसेल्फ, मिल्टन ने इसे प्रोड्यूस करा है, इवॉल्विंग इट्स ओन ग्रेटनेस, इसकी महानता को इवोल्विंग करा, मतलब इवोल्व माने ऊपर को उठाना,
तो ये जो पैराडाइज लॉस्ट है, मिल्टन ने अपने माइंड से इसे प्रोड्यूस करा है और इसे ग्रेटनेस तक पहुंचाया, महानता तक। एसटी कॉलरेज ने कहा है ये सब्लिमिटी से जुड़ा हुआ अगर बात आ जाती है तो कोटेशन वो एसटी कॉलरेज की है। मिल्टन का मानना था दैट मैन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज फॉल फ्रॉम पैराडाइज। पैराडाइज से अगर इंसान गिरा है नीचे तो उसमें कारण कौन है? खुद मैन है। तो मैन इज रेस्पॉन्सिबल ऑफ हिज डाउनफॉल। और मैन कौन था? एडम और ईव नहीं करा था। पैराडाइज लॉस्ट एक पोयम है, या इपिक कह दो, इपिक पोयम कह दो, विच विद रेस्पेक्ट, ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन कहता है जो ज्यादातर बुराई करता है, लेकिन एक छोटी सी अच्छाई और बुराई दोनों मिक्स कर दी इसमें। पैराडाइज लॉस्ट को बताया ये एक ऐसी पोयम है विद रेस्पेक्ट टू डिजाइन। अगर डिजाइन के मामले में ले, मतलब जैसे बनाया गया ढांचा जो है इसका डिजाइन, तो डिजाइन में मे क्लेम द फर्स्ट प्लेस। डिजाइन में तो इसका नंबर पहला है। डिजाइन से मतलब है स्ट्रक्चर, जैसे ये इपिक बनाया 12 बुक्स में, लिखने का तरीका, स्टार्टिंग में यूरेनिया का आह्वान करना, इसमें तो इसका नंबर फर्स्ट है। एंड विद रेस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस, अगर परफॉर्मेंस में देखें इसके किस तरह से परफॉर्म किया गया, तो द सेकंड, ये सेकंड है अमोंग द प्रोडक्शंस ऑफ ह्यूमन माइंड के जो प्रोडक्शन है, जो आज तक जितने वर्क लिखे गए हैं। डॉक्टर जॉनसन ने थोड़ी तारीफ यहाँ पे कर दी। वो कहता है पैराडाइज लॉस्ट जो है एक इपिक है जो डिजाइन में नंबर वन, इसके जो कलाकृति है, जो स्ट्रक्चर है, और अगर परफॉर्मेंस की बात करें, इसकी भूमिका जो आगे कोई चली है वर्क, तो ये सेकंड नंबर पे है। ऑन मिस्टर मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, इस नाम से एक वर्क लिखा है एंड्रू मार्वल। एंड्रू मार्वल जो एक मेटाफिजिकल पोइट था, और एंड्रू मार्वल वो भी है, जब अंधा हो गया था मिल्टन तो एंड्रू मार्वल से लिखवाता था इसे वहीं पर बिठा करके, कि मैं बोल रहा हूँ, इसका दोस्त है मतलब एक तरीके से। और एंड्रू मार्वल लिखा करता, तो एंड्रू मार्वल ने मिल्टन के इसी वर्क पे ऑन मिस्टर मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट एक ये वर्क लिख दिया। The impact of Paradise Lost can be seen on the prelude by Wordsworth. वर्ड्सवर्थ ने जो प्रिल्यूड लिखा है उसमें भी कहीं ना कहीं वर्ड्सवर्थ का ऑटोबायोग्राफिकल टच देखने को मिलता है। वर्ड्सवर्थ अपने बारे में भी प्रिल्यूड में बात करता है। सेम ऐसी पैराडाइज लॉस्ट में हम मिल्टन को देखते हैं, मिल्टन सैटर्न के कैरेक्टर में है। तो जो इम्पैक्ट है ना पैराडाइज लॉस्ट का, वो प्रिल्यूड में वर्ड्सवर्थ ने के उसमें भी देखने को मिला है। इफ मिल्टन वाज ए प्यूरिटन, अगर मिल्टन एक प्यूरिटन था, प्यूरिटन तो आपको पता ही है, कट्टरवादी वो ईसाई था। ही वाज आल्सो मोर देन प्यूरिटन। ये हचिंसन का कहना है कि अगर वो प्यूरिटन है ना, तो वो इससे भी ज्यादा, प्यूरिटन से भी ज्यादा है। अगर पैराडाइज लॉस्ट में देखे तो प्यूरिटन से भी ज्यादा प्यूरिटन देखने को मिला है। पैराडाइज लॉस्ट इज अमोंग अदर थिंग अ पोयम अबाउट सिविल वॉर। पैराडाइज लॉस्ट जो है दूसरी चीजों में अगर देखें तो ये पोयम जो है ना सिविल वॉर के बारे में है। मतलब इसमें भी सिविल वॉर दिखाया गया। एक इंग्लैंड में भी सिविल वॉर चल रहा था। तो सिविल वॉर जो है वो क्या है? गृह युद्ध है भाई। स्वर्ग में ही युद्ध हो गया तो ये गृह युद्ध ही तो हो गया, कि लूसीफर सब अलग अलग हो गए। तो ये लियोनार्ड ने कहा है, क्रिटिक है एक। अकॉर्डिंग टू ग्रीक मैथोलॉजी के अनुसार यूरेनिया जो है ये ग्रीक की देवी है। ये ग्रीक को, रोम को इन्हें छोड़ता नहीं है मिल्टन। यूरेनिया गॉडेस है एस्ट्रोनॉमी की, ये ग्रीक मैथोलॉजी में। और यहाँ पर ये इंग्लैंड में इसे पोइट्री की देवी भी कहा जाता है। ग्रीक में ये एस्ट्रोनॉमी की देवी है। मिल्टन ने जो लिखना स्टार्ट करा था ना पैराडाइज लॉस्ट, ये क्वेश्चन नहीं आया था, 1658 में करा था। और 1667 में इसने पहली बार पब्लिश कर दी थी ये वर्क। उसके बाद फिर इसने अपने लास्ट टाइम पे करा था, 2 बुक और बढ़ा दी। सैटर्न अपीयर्स एज ए ट्रेजिक हीरो इन दिस इपिक। पैराडाइज लॉस्ट में सैटर्न एक ट्रेजिक हीरो की तरह है। ट्रेजिक हीरो के बारे में मैं आपको लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स में बता चुका हूं। ट्रेजिक हीरो वो होता है जो अपनी गलती से जिसका डाउनफॉल होता है। सैटर्न अगर नीचे गिरा, डेविल बना, जो भी हुआ उसकी अपनी गलती थी, वो गॉड से ही लड़ बैठा। तो सैटर्न अपीयर्स एज ए ट्रेजिक हीरो की तरह है वो इस इपिक में। ही गेट्स हिज डाउनफॉल ड्यू टू हिज एम्बिशियस नेचर की वजह से। उसके अंदर भी महत्वाकांक्षा थी, मैं भी गॉड से कम नहीं हूं ऐसे। और तो ये जीनियस ही नेचर भी था उसका, कि वो सन ऑफ गॉड को पसंद नहीं करता था। दिस पोएम बिगिंस विद द फॉल ऑफ लूसीफर फ्रॉम हेवन। आपसे पूछे ये पोएम स्टार्ट कहां से होती है, तो लूसीफर का फॉल हो गया, मतलब सैटर्न का एक तरीके से, हेवन से, और वो पड़ा हुआ है हेल में। वहां से ये पोएम स्टार्ट होती है। तो ये यहां तक थी 297। इसका मतलब 300 क्वेश्चन है आप पे। मतलब 300 क्वेश्चन टोटल भी नहीं है अगर बात करें हम मिल्टन के और वर्क की। और अकेला पैराडाइज लॉस्ट में 300 क्वेश्चन, तो बहुत इंपॉर्टेंट। और इसके साथ अगर पैराडाइज रिगेन्ड भी लगा दी जाए तो ये सारा एक तरफ, और मिल्टन के और सारे वर्क
दूसरी तरफ। तो इस तरीके से ये वर्क रहेगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका कंप्लीट हो चुका है, तो आप इसे बढ़िया तरीके से अपना तैयार करो। और इसमें मतलब कोई कसर नहीं छोड़नी है। इसमें कुछ क्वेश्चन जरूर थोड़े टफ है, लेकिन पहले इजी वाले क्वेश्चन कर लो, बाद में आप टफ कर सकते। ठीक है, यहाँ तक।